हाय। वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में मैंने कंपाइल किए हैं जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक का छत्तीसगढ़ का जितना भी करंट अफेयर है वो सारा का सारा मैंने इसमें कंपाइल कर दिया है। अगर आप राज्य सेवा की एग्जाम देना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा जो भी छत्तीसगढ़ से स्पेसिफिक एग्जाम्स हैं जैसे व्यापम के एग्जाम है उन सभी के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। छत्तीसगढ़ राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है। याद रखना, ये छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि भारत की पहली ई लोक अदालत है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहली चीज तो आप लोग को लोक अदालत पता होना चाहिए। लोक अदालत का मतलब क्या होता है? ऐसी अदालत होती है जिसमें दोनों पक्ष चले जाते हैं और वहां पर एक प्रकार का समझौता कर लिया जाता है दोनों के बीच में, आपसी सलाह मशविरा करने के बाद उसे कहा जाता है लोक अदालत। अब ई लोक अदालत का मतलब क्या होगा? आप अपने प्लेस पे बैठे हैं, दूसरा व्यक्ति मान लीजिए बिलासपुर में बैठा है, एक रायपुर में बैठा है, तो वो भी ई लोक अदालत के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से कनेक्ट होके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी आई है कि ई लोक अदालत एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इससे हमारी न्याय व्यवस्था काफी क्या हो सकती है? सुदृढ़ हो सकती है, उसकी स्पीड बढ़ सकती है। तो आपको पता होगा इस कोरोना पैंडेमिक में बहुत लोग घर में बैठे हुए और इस वजह से उन्हें वित्तीय संकट आया हुआ है, खासकर वकीलों का वित्तीय संकट। इसके अलावा जो पक्षकार हैं उन्हें भी न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि सारे कोर्ट बंद पड़े हुए हैं। तो इसके लिए हमारी छत्तीसगढ़ राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय, यानी कौन सा? हमारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, इन दोनों ने मिलकर ई लोक अदालत का आयोजन किया। और ये छत्तीसगढ़ की ही नहीं बल्कि पूरे देश की पहली ई लोक अदालत थी। अब इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। कोविड-19 के बीच न्याय प्रशासन सुनिश्चित करने और पक्षकारों तथा वकीलों के बीच वित्तीय संकट को हल करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्र मेनन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई लोक अदालत का उद्घाटन किया। तो सबसे पहली बात तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट डेटा ये पता होना चाहिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हमारे पी.आर. रामचंद्र मेनन। ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त दोनों ही सत्य है। फिर आपने देखा होगा पुलिस स्टेशन में जो वातावरण होता है काफी भयभीत करने वाला होता है। अगर आपने नहीं देखा तो बहुत अच्छी बात है। उसमें क्या होता है? पीड़ित महिलाएं और बच्चे या कोई भी हो वहां पे जाता है तो उसे एक फियर महसूस होता है और वो अपनी बात खुल के रख नहीं पाता। तो उसके लिए सरकार ये योजना लेके आई है। इस योजना का नाम क्या? आदर्श पुलिस स्टेशन योजना। इस प्रकार से पुलिस स्टेशन, एक आदर्श पुलिस स्टेशन बनाया जाए ताकि वहां पर ये जो लोग पहुंचे, पीड़ित महिलाएं और बच्चे, वो अपनी बात खुलकर रखें, भय में ना रखें। तो उसी के लिए ये योजना लाई गई है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। राज्य सरकार ने बस्तर क्षेत्र में आदिवासी लोगों के खिलाफ छोटे मामलों को वापस लेने का फैसला किया है या निर्णय लिया है तथा उन आदिवासियों को रिहा करने का निर्देश दिया गया है जिनके खिलाफ गंभीर मामले दर्ज नहीं है। गंभीर मामले क्या होते हैं? जैसे कोई रैप हो गया या किसी की हत्या हो गई, ये सारे गंभीर मामले होते हैं। और छुटपुट मामले अगर हैं तो आदिवासी क्षेत्र के लोगों को क्या किया जाए? मुक्त किया जाए, उन्हें रिहा किया जाए। नहीं तो फिर वहां पे आप देख रहे होंगे कि लोग वैसे ही बागी होते जा रहे हैं, नक्सली समस्या बढ़ती जा रही। इसे ध्यान में रखते हुए ये किया गया। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त दोनों ही सत्य है। आदर्श पुलिस स्टेशन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की। नेक्स्ट आपने सुना होगा मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल के बारे में, और इसका एक ऐप भी है। मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल को प्राप्त हुआ है। अब ये मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे मैंने मेंशन किया, पोर्टल और ऐप छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजनाओं की सचिवालय से निगरानी करता है।
मॉनिटरिंग करता है। समझिए इसे। आपको पता है कितनी सारी योजनाएं चलती रहती है, उनमें करप्शन भी होता है, इसके अलावा उनमें डेवलपमेंट कितना हुआ ये भी देखना पड़ता है, यानी अल्टीमेटली मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है, एक ऐप बनाया। उस ऐप का नाम क्या है, मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल। तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकेंगे, अगर आपको कोई योजना की जानकारी चाहिए या उसमें कितना फंड खर्च हुआ है, उसका विकास कार्य कैसा चल रहा है, तो उसके लिए आप मुख्यमंत्री पोर्टल, दर्पण पोर्टल या मोबाइल ऐप पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक और बात भी है इसमें, पोर्टल की मुख्यमंत्री से बात सुविधा नागरिकों को अपने विचार साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। अगर आपके मन में आया कि कोई योजना के बारे में आपको कोई सुझाव देना है मुख्यमंत्री जी को, या अपने कोई विचार साझा करने, तो उसके लिए मुख्यमंत्री से बात ऐसा एक ऑप्शन इस पोर्टल में, इस ऐप में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप अपनी बात रख सकते हैं और वो बात मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त दोनों सत्य है। फिर SCCL के बारे में आपने सुना होगा, ये सब कोल इंडिया के पार्ट हैं। SCCL उपक्रम है किसका, कोल इंडिया का। साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड, उसने कोयले का प्रोडक्शन 2019-20 में, यानी 1 अप्रैल 2019 से लगा के मार्च एंडिंग तक 2020 तक कितने कोयले का प्रोडक्शन किया, तो वो है 150.55 मिलियन टन, इतना प्रोडक्शन किया। और खास बात ये रही कि ये भारत में सभी राज्यों में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन, सर्वाधिक। जैसे आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ हमारे पास कोयला है, उड़ीसा के पास है, झारखंड के पास है, मध्य प्रदेश के पास भी, वो सब कोयले का प्रोडक्शन करते हैं। बट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन से राज्य ने किया, प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं, उसके भंडारण की, तो वो छत्तीसगढ़ राज्य ने किया। और वो कितना, 150.55 मिलियन टन। केंद्र सरकार ने धान और मोलासिस से एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी है। इससे संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है, तो आपको पता होगा हमारे यहां पर धान काफी होती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान को कटोरा कहा जाता है, पूरे भारत में कहा जाता है। और जो ज्यादा धान बच जाती है उसका क्या किया जाए, तो उसे एक तो ये तरीका है कि उसे सेल कर दें या एक्सपोर्ट कर दें या दूसरे राज्यों को निर्यात कर दें, एक तो ये तरीका है। और हमारे यहाँ पर धान का प्रोडक्शन काफी होता है, ज्यादा ही होता है, वो जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा होता है। तो उससे फिर सरकार ने एक तरीका निकाला है, वो क्या, कि इससे एथेनॉल बनाने की कोशिश की जाएगी। अब ये मोलासिस क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं, ये गन्ने में से एक प्रकार से निकलता है, गन्ने का एक प्रोडक्ट है, और इससे कई प्रकार की दवाइयां बनती है, और इससे भी एथेनॉल बनाया जा सकता है। तो इसके लिए प्राइवेट कंपनियां इसमें इंटरेस्ट शो कर रही है। ये 6 प्लांट लगने कुल, कहां कहां पे, बालोद, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बालोदा बाजार, जांजगीर चांपा में ये प्लांट लगने वाले हैं। इन्हीं जगह पर क्यों, क्योंकि धान से, ये आपको पता होगा, ये जो एरिया है यहीं पर धान का उत्पादन ज्यादा होता है, यहीं पर धान का उत्पादन अधिक होता है इन्हीं जिलों में, इस वजह से यहीं पे वो 6 प्लांट लगने वाले। इसके बाद में जो निवेश करेंगे, यानी जो भी प्लांट लगाने वाले, प्राइवेट इंडस्ट्रीज लगाने वाली, सिंपल सी बात है, उन्हें बिस्पोक पॉलिसी के तहत रियायतें दी जाएंगी। आपको पता होगा इंडस्ट्रीज को हम निवेश करने पे क्या देते हैं, रियायत देते हैं, उसके लिए बाकायदा हमने पॉलिसी बना के रखी बिस्पोक, उस पॉलिसी के तहत इन्हें भी रियायत दी जाएगी। सो इंपॉर्टेंट क्या है, इन 6 डिस्ट्रिक्ट में लगेंगे, धान और मोलासिस से एथेनॉल बनेगी। एथेनॉल किस काम में आती है, तो एथेनॉल काम में आती है, एक प्रकार का ईंधन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपने बिलासपुर यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, इसका नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, या इसे बिलासपुर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके पास बर्डन बहुत ज्यादा था, कितना बर्डन था, लगभग इसके पास थे 2 लाख स्टूडेंट्स, लगभग इतने स्टूडेंट्स इसके पास रजिस्टर थे। तो इसका विभाजन किया जा रहा है, और विभाजन करके एक नई यूनिवर्सिटी ओपन की जा रही, कहां पर, रायगढ़, नए रायगढ़। और उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या होगा, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रखा जाएगा। उस यूनिवर्सिटी का नाम शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय। आपको पता होगा झीरम घाटी में जो हमला हुआ था उसमें नंद कुमार पटेल जी की उस समय क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी, उन्हें शहीद कर दिया गया था। तो उन्हीं के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा रायगढ़ में। तो बात करते हैं इसके बारे में। इसे बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से अलग करके बनाया जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है।
रायगढ़ के किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट को टेम्परेरी तौर पर इस विश्वविद्यालय के लिए फाइनल कर लिया गया है। यानी अभी टेम्परेरी कहां पर इस विश्वविद्यालय को खोला जा रहा है? किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट। कहां पर है ये? रायगढ़ में। फिर इनमें से रायगढ़ और जांजगीर जिले के करीब 1,20,000 विद्यार्थी होंगे, यानी 2 लाख विद्यार्थी हैं लगभग, उसमें से 1,20,000 तो इसी में आ जाएंगे। यानी अब बिलासपुर यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ 80,000 विद्यार्थी बचेंगे। और कॉलेजेस कितने आ जाएंगे इनके पास? लगभग 102 कॉलेजेस आ जाएंगे। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। यानी नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय ओपन हो रहा है, किसको विभाजित करके? अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय को विभाजित करके, और इसमें लगभग 1,20,000 स्टूडेंट शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। आपने केंद्रीय पुरातत्व विभाग का नाम सुना होगा। ये क्या करता है? जो हमारी पुरानी साइट्स होती, एंशियंट टाइम से या मिडविल की, या जो पुराना हमारा कल्चर होता है, कल्चर से मेरा मतलब मंदिर हो गए या कोई पुरानी धरोहर हो गई, इमारत हो गई, उनको ये प्रिजर्व करने का काम करता है, उनको संरक्षित करने का काम करता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में अकेले में राष्ट्रीय संरक्षित मंदिरों की संख्या बताई है किसने? केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने। वो कितनी है? 39। पुरातत्व साइट्स नहीं है, याद रखना, सिर्फ मंदिर है। कौन से? राष्ट्रीय संरक्षित मंदिर, जिन्हें संरक्षित किया जा रहा है। तो ऐसे कुल कितने मंदिर हैं? 39 मंदिर है छत्तीसगढ़ में, जिनकी देखरेख भी केंद्रीय पुरातत्व विभाग करता है। इनकी देखरेख भी कौन करता है? केंद्रीय पुरातत्व विभाग करता है। अब इससे रिलेटेड और भी डेटा है, थोड़ा सा वो देख लीजिए। इनमें सबसे अधिक 17 शिव मंदिर है। इंपॉर्टेंट बात है, कुल मंदिर कितने हैं? 39, और उसमें सर्वाधिक कौन से मंदिर है? शिव मंदिर है। और बाकी के बच्चे में आपको फिर 22 में मिल जाएगा विष्णु जी के, बुद्ध के, दंतेश्वरी देवी के, ये सारे मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल 39 है, सर्वाधिक शिव मंदिर है। फिर राष्ट्रीय संरक्षित मंदिर 7वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य के, 16वीं शताब्दी तक के हैं, 7th से 16वीं तक के। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। तिब्बती मोनेस्ट्री मैनपाट के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जब तिब्बत के ऊपर हमला किया था चीन ने और उसे अपने कब्जे में ले लिया, जो आज तक उनके कब्जे में है, तो वहां से जो दलाई लामा थे, वहां के धर्मगुरु, वो भागकर अपनी जान बचाकर भारत आए। भारत ने उसे शरण भी दे दी, और उनके साथ ही उनके बहुत सारे फॉलोवर्स और जो तिब्बती लोग थे वो यहाँ पर आए। खासकर वो धर्मशाला में है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, और उसमें हमारे छत्तीसगढ़ में भी वो आकर बसे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ आकर बसे हुए वो? उस जगह का नाम है मैनपाट, और ये बहुत अच्छी जगह है, सुंदर जगह है। कभी आपको वक्त मिले तो जाकर देखिए। यह छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है मैनपाट, और इसे क्या कहा जाता है? इसे छोटा तिब्बत भी कहते हैं। छोटा तिब्बत कहा जाता है किसको? मैनपाट को। क्यों? क्योंकि अगर आप वहां जाएंगे ना, तो आपको ध्यान करते हुए बौद्ध भिक्षु मिल जाएंगे, उनके मठ मिल जाएंगे, जिसमें ये काफी बड़ा है मैनपाट तिब्बती मोनेस्ट्री। और आपको जाके ये लगेगा नहीं कि आप छत्तीसगढ़ में, आप कहां पर हैं? तिब्बत में, ये आपको लगेगा। तो ये न्यूज में क्यों था? यहां 20 फुट ऊंची गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, 20 फुट ऊंची। और इसके अलावा तिब्बत की परंपराओं को सहेजने के लिए एक गुरुकुल भी स्थापित किया जा रहा है। आपने देखा होगा जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो ज्यादातर टाइम ध्यान करते रहते हैं और वो उसी में मग्न रहते हैं। तो इसी के तहत उन्हें क्या सहेजना है, जो पुरानी परंपराएं, क्योंकि जो नए बच्चे आते हैं वो कब समझेंगे इसको? तभी समझेंगे जब उन्हें बताया जाएगा। बताए जाने के लिए ये गुरुकुल ओपन किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। इंपॉर्टेंट है इसमें, छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, या ये भी बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का तिब्बत किसे कहा जाता है, तो वो मैनपाट को कहा जाता है। जहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरोदा भिलाई में रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड REMCL 50 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा रही है। अब ये सोलर प्लांट लगाने की जरूरत क्या है? तो आपको पता होगा सोलर प्लांट एक क्लीन एनर्जी देता है, ग्रीन एनर्जी भी जिसे कहते हैं, और इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। क्योंकि आप सोलर एनर्जी का यूज करेंगे, कोई प्रदूषण होगा क्या? संभव ही नहीं है। और इसे एक रिन्यूएबल एनर्जी माना जाता है। जैसे कोयले को आप यूज करते हैं, तो पहली बात तो उसको जलाएंगे तो उससे बहुत सारा प्रदूषण होगा। प्रदूषण होने के बाद भी कोयला एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके लिमिटेड भंडार है और फिर उसको बनने में करोड़ों अरबों साल लगते हैं। पर सोलर एनर्जी के साथ तो ऐसा नहीं है। तो इसी के तहत इस सोलर प्लांट की स्थापना के बाद रेलवे की बिजली पर निर्भरता कम होगी तथा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। इससे जो
हम यूज करते हैं, अमरकंटक एक्सप्रेस को चार्ज किया जाएगा इससे। रिचार्ज का मतलब क्या? चार्ज करने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा रेलवे में कई सारे पॉइंट्स होते हैं जहां पर आप मोबाइल चार्ज करते हैं, और भी अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान उसमें लगाना हो तो वो जो बिजली होती है वो डीसी करंट होता है, एसी करंट नहीं होता है। कौन सा होता है? डीसी। तो उनको चार्ज करने के लिए ये 50 मेगावाट का सोलर प्लांट काम में लाया जाएगा। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? चरोदा भिलाई में। इंपॉर्टेंट है, ये 50 मेगावाट का है। और इससे किसको रिचार्ज किया जाएगा? दुर्ग से भोपाल तक चलने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस को रिचार्ज किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही आने वाले दिनों में इस तरह कुछ और ट्रेनों को सोलर पैनल के सहारे चलाने की योजना भी है। और फिर एक और डेटा एडिशनल अगर आपको दिख रहा हो तो ये 122 हेक्टेयर जमीन का ये प्लांट होगा। याद रख पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर एक कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी है ये, रामनामी समाज। और आज से करीब 100 साल पहले इनका जब ज्यादा बहिष्कार किया जा रहा था, इन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, और आज भी कई जगह पर दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं है, कई जगह पर नहीं। तो ऐसे रामनामी समाज ने क्या किया? फिर उन्होंने कहा कि चलिए हम आपके मंदिर वगैरह ही छोड़ देते हैं, हम किसमें विश्वास करेंगे? मूर्ति पूजा में से उनका विश्वास ही हट गया, वो सिर्फ राम का नाम लेने लगे। और इसे गोदना प्रिय समाज कहते हैं। गोदना प्रिय क्यों? क्योंकि ये अपने पूरे शरीर पे राम 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 ऐसा गुदवा लेते हैं, पूरे शरीर पे। इवन ये जो कपड़े पहनते हैं उसके ऊपर भी राम राम लिखा होता है। इस वजह से इसे गोदना प्रिय समाज कहा जाता है। अब इनके कल्चर में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। मूलतः जांजगीर चांपा, रायगढ़, बलौदा बाजार, भाटापारा, महासमुंद और रायपुर जिले के लगभग 100 गांवों में आज भी इनका बसेरा है, लेकिन गिनती के ही परिवार बचे। ऐसा कहा जाता है कि करीब 21,000 इनकी जनसंख्या थी, 21,000। बट अब कम हो रही धीरे धीरे। क्यों? क्या ये खत्म हो गए? क्या इनकी डेथ हो गई? ऐसा नहीं, बल्कि अब इन्होंने ये जो गोदना गुदवाने का चलन है इसको ही बंद कर दिया। यस, आजकल की जो नई पीढ़ी है उन्होंने कहा चलिए छोड़िए, ये नहीं करेंगे। इस वजह से इनकी जनसंख्या क्या होती जा रही? कम होती जा रही। मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव और समाज के लोगों को निम्न समझे जाने के कारण पूजा आदि से वंचित रखने के फलस्वरूप रामनामी समाज की स्थापना की गई थी, और समाज के लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना तो अच्छी बात है, उसमें भी खासकर ये वाला सेवन ना करना तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद देखिए, रामनामी समाज का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन 3 दिवसीय बड़े भजन मेला होता है। नाम क्या है उसका? बड़े भजन मेला। और ये कहां पे होता है समझना, ये है महानदी। तो एक साल इसके इस पार होगा, दूसरे साल इसके इस पार होगा, ऐसा होता है। यही मैंने यहां लिखा है। यह आयोजन एक साल महानदी के उस पार और एक साल इस पार होता है, तथा बड़े पैमाने पर, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, हाँ ध्यान देना, बड़े पैमाने पर भंडारा होने पर भी इसमें मक्खी कहीं नजर नहीं आती। बड़े आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा भंडारा होता है, इतने लोग वहां इकट्ठे होते हैं, फिर भी वहां पर आपको एक भी मक्खी देखने को नहीं मिलती। यह मेले की पवित्रता और स्वच्छता का भी प्रतीक है। इसलिए इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी सत्य हैं। ये सारे पॉइंट सत्य हैं। रामनामी समाज, गोदना प्रिय समाज, और ये इन जिलों में मिलता है, और मैंने कल्चर आपको बताई। फिर आपने देखा होगा विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा, ये होता है, एक उत्सव होता है। ये कितने दिनों का होना था? 75 दिनों का होता है, अभी तक होता आया, 612 साल से कंटिन्यू हो रहा। बट इस साल इसे कितने 104 दिनों का कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बीच में अधिक मास आया। अधिक मास मतलब क्या होता है? हिंदुओं के भी 12 महीने होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ऐसे करके 12 होते हैं। और एक 3-4 साल के बाद एक ऐसी ड्यूरेशन आती है, उसमें एक महीना एक्स्ट्रा होता है, 13 महीना होता है। एक कोई सा भी महीना 2 महीने होते हैं उसके, उसे कहा जाता है अधिक मास। जैसे मान लीजिए चैत्र आया तो एक हो गया चैत्र 1 और एक हो जाएगा चैत्र 2, ऐसा होता है, तो उसे कहा जाता है अधिक मास। तो अब इस अधिक मास में क्या है खास? चलिए, इसकी वजह से 75 दिन का जो हमारा बस्तर का दशहरा उत्सव होता था वो 104 दिन का कर दिया गया। फिर इसके बाद में ये कब शुरू हुआ था? ये उत्सव कब शुरू हुआ था, बस्तर दशहरा उत्सव? तो 1408 यानी 1408 में बस्तर में एक शासक था। उस शासक का नाम क्या? काकती शासक पुरुषोत्तम देव। वो कहां पे गए थे? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी कहां पे? उड़ीसा में।
और वहां पर उन्होंने पूजा की, तपस्या की, अर्चना की, और वहां के पुजारियों ने इन्हें क्या उपाधि दे दी, कौन सी, रथपति की, और इन्हें एक 16 पहियों का रथ दे दिया। तभी से यहाँ पर ये मान्यता है कि ये उत्सव मनाया जा रहा है। टोटल इसको कितने साल हो चुके हैं, 612। और इस उत्सव में ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आदिवासियों की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की पूजा होती है। दंतेश्वरी देवी की भी पूजा इस उत्सव में होती है। तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य है। मां महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी से हुए करार के मुताबिक कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर रही है। अचानक आपको लगेगा कि शक्कर कारखाने में बिजली कैसे बनेगी। तो शक्कर कारखाने में आपने देखा होगा, ये गन्ना है, गन्ने का जूस निकाल लिया, इससे शक्कर बना ली, फिर इसका जो रेसिडुअल बचता है यानी जो अपशिष्ट बचता है, इसको क्या किया जाए, तो इसके लिए इसको जला सकते हैं हम, और जलाने से क्या होगा, पानी बॉईल कर सकते हैं। पानी बॉईल करेंगे तो क्या होगा, उससे स्टीम बनेगी, उस स्टीम से क्या कर सकते हैं हम, उस स्टीम से हम टरबाइन घुमा सकते हैं, टरबाइन घुमा दिया तो इससे क्या बन गई, बिजली। इसी प्रकार से इससे बिजली बनती है। सभी में ऐसा ही होता है, कोयले में कोयला जलाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर जलाते हैं, बट हाँ, पानी ही बॉईल करके स्टीम बनाई जाती है और उसी से टरबाइन घुमाया जाता है। मां महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी से हुए करार के मुताबिक कितने मेगावाट की बिजली बनाने वाली है, तो ये बनाने वाली है 6 मेगावाट की बिजली बनाने वाला। कौन, मां महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर। नेक्स्ट देखते हैं, नक्सली सरेंडर के लिए सरकार लोन वर्राटू अभियान चला रही है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। तो लोन वर्राटू का मतलब क्या होता है, घर वापसी, गोंडी भाषा का ये शब्द है। लोन वर्राटू का मतलब क्या, अपने घर वापसी। अब इसके सरकार ये कोशिश करे कि जो भी आदिवासी भाई गलती से रास्ता भटक गए और नक्सली हो गए तो उन्हें समझाया जाए कि आप मुख्य धारा में लौट आइए। इसी वजह से ये अभियान चलाया जा रहा है। कई प्रकार के सरकार बीच बीच में अभियान चलाती है, जैसे सलवा जुडुम्बी आया था, अनफॉर्चुनेटली वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इसके संबंध में पहला तथ्य यह है कि लोन वर्राटू का स्थानीय भाषा में मतलब होता है अपने घर वापसी। अगर आप रास्ता भटक गए और गलत रास्ते पे चले गए, नक्सली बन गए, तो आप अपने घर वापसी कर सकते हैं। और इसमें करती क्या है सरकार, इस अभियान में पुलिस गांव में नक्सलियों के पोस्टर लगा रही है और मुख्य धारा से जोड़ने की अपील गोंडी भाषा में कर रही है। याद रखना, स्थानीय भाषा होती है कौन सी, गोंडी भाषा, जो ज्यादातर आदिवासी एरिया में हमारे नक्सल प्रभावित जिलों में बोली जाती, गोंडी भाषा। होता यह है कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश या फिर हिंदी उतनी समझते नहीं, इस वजह से उनके स्थानीय भाषा में उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही कि आप क्या कर लीजिए, लोन वर्राटू कर लीजिए। लोन वर्राटू मतलब क्या, अपने घर वापसी कर लीजिए, गलत रास्ते पे आप भटक गए तो। और इसका कुछ असर भी हुआ है। यह अभियान मुख्यतः सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा में चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अभी तक 45 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, यानी काफी हद तक इसको सफलता भी मिली है। तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य है। तो ये आपको पता होना चाहिए, लोन वर्राटू अभियान नक्सलियों के सरेंडर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। तो आपने सुना होगा, जैसे किसी विधानसभा में 100 सदस्य हैं तो उसमें से सिर्फ 15 ही मंत्री बन सकते हैं, सिर्फ 15। क्यों, क्योंकि ऐसे तो फिर आप क्या करेंगे, 100 के 100 को मंत्री बना देंगे, सभी को लाल बत्ती दे दी। सभी को लाल बत्ती देने के बाद में सभी क्या करेंगे, सिक्योरिटी चाहिए सभी को, तो फिर जनता का पैसा जाएगा, टैक्स का पैसा जाएगा। इस वजह से एक नियम है हमारे भारत में, क्या, कि जितने भी विधानसभा या लोकसभा की संख्या है उससे सिर्फ 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, उससे ज्यादा। तो इसके तहत सरकार ने फिर क्या किया, जो विधायक असंतुष्ट रह जाते हैं यानी जो मंत्री नहीं बन पाए, तो उन्हें फिर सरकार क्या करती है, कैबिनेट ये बना देती है, संसदीय सचिव। कोई सिर्फ अकेली छत्तीसगढ़ सरकार नहीं बना रही, बहुत सारी सरकारें यही करती है। जैसे दिल्ली में भी बनाए गए थे, वहां तो 70 विधानसभा सीट्स हैं और करीब आई थिंक वहां पे भी 15 संसदीय सचिव बना दिए गए और उन्हें कैबिनेट का दर्जा दे दिया। अब ये इसके बारे में बात करते हैं। यह एक असंवैधानिक पद होता है, यानी हमारे संविधान में संसदीय सचिव का कोई जिक्र नहीं है, परंतु इन संसदीय सचिवों को
कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। लाल बत्ती मिल जाती है, सिक्योरिटी मिल जाती है, पुलिस मिल जाती है आपको। यह एक वित्तीय लाभ का पद होता है तथा संसदीय सचिव कैबिनेट मंत्री के कार्य करने में सहायता करते हैं। यानी जैसे कवासी लखमा जी हैं संसद, ये क्या है, कैबिनेट मंत्री, तो इन्हें मदद करेगा एक कोई सा भी जो संसदीय सचिव होगा, या दूसरे जो कैबिनेट मंत्री हैं जैसे सिंहदेव जी हैं उन्हें मदद करेगा, या फिर मुख्यमंत्री को ही मदद करने लगे काम कराने में, उन्हें कहा जाता है क्या, संसदीय सचिव। और इन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो इन्हें शपथ दिलाते हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल नहीं दिलाते, याद रखना। क्योंकि राज्यपाल ने अगर शपथ दिला दी तो वो तो मंत्री हो गए ना, कैबिनेट मंत्री हो गए या मिनिस्टर हो गए, कैबिनेट में आ गया, जबकि 15% से ज्यादा तो आप मंत्री बना ही नहीं सकते। तो इसलिए इससे इन्हें शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर कुछ सिक्के मिले हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये 17वीं से 18वीं शताब्दी के सिक्के हैं, और कहा जा रहा है कि भोसले शासकों ने बनाए हैं ये सिक्के। ये कहां पर मिले, तो एक डेवलपमेंट का काम चल रहा था, कहां पर, गोपाल तालाब धमधा दुर्ग में ये काम चल रहा था, और वहां पर ये सिक्के मिले हैं। उनकी अभी जांच की जा रही है अच्छी तरह से कि ये कब के सिक्के हैं और किसने ढलवाए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये भोसले शासकों के। तो इसका आंसर होगा क्या, गोपाल तालाब धमधा दुर्ग में सिक्के प्राप्त हुए। फिर एक संगीत विद्यालय है हमारे छत्तीसगढ़ में जो एशिया का पहला संगीत विद्यालय है। कौन सा, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, विद्यालय नहीं सॉरी, ये विश्वविद्यालय है खैरागढ़। इसका कुलपति बनाया गया किसको, मोक्षदा चंद्राकर जी को, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ममता चंद्राकर भी कहते हैं। इन्हें क्या बनाया गया, कुलपति बनाया गया, किसका, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट मैंने रखे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन्हें बनाया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर अगर आप ये सब डेटा भी याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रख पाते तो कोई बात नहीं। ममता चंद्राकर जी को पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त है जो 2016 में इन्हें प्राप्त हुआ था। इसके अलावा इन्हें छत्तीसगढ़ रत्न का पुरस्कार भी प्राप्त है। फिर छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण समारोह में लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2012 में दाऊ मंदरा जी सम्मान से भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के कर कमलों से भी अलंकृत इन्हें किया जा चुका है। यह सम्मान भी इन्हें प्राप्त है, दाऊ मंदरा जी सम्मान। काफी बड़ी पर्सनालिटी है ये। और ये क्या है, एक लोक गायक है, यानी हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोकगीत हैं उनका ये गायन करती है। कौन, मोक्षदा चंद्राकर जी। तो आंसर होगा इसका क्या, उपरोक्त सभी सत्य हैं। मैं फिर से बता दूं, एग्जाम में इतने इजी ऑप्शंस आने वाले नहीं है, सिंस मैं आपकी एग्जाम नहीं ले रहा हूं इस वजह से मैंने इजी ऑप्शंस रखे। नेक्स्ट देखिए। फिर ये तो फैक्चुअल डेटा है। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर है क्या, श्री भूपेश बघेल जी, जो कि मुख्यमंत्री होंगे। फिर ये डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड या फिर जो डायरेक्ट जनता से जिसका सरोकार हो, ऐसी चीजें एग्जाम में आती है। तो महिला आयोग, छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्षा किन्हें नियुक्त किया गया है, मीन्स छत्तीसगढ़ विमेन कमीशन। तो ये नियुक्त किया गया है किरणमयी नायक जी को। किरणमयी नायक जी, इन्हें क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति को सहेजने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया जाएगा। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है, तो सबसे पहली बात तो यही डेटा अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि कला एवं संस्कृति की परिषद बनाई जा रही है हमारे छत्तीसगढ़ में। क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री है उनका कहना यह है कि पहले हमारा जो कला संस्कृति चलता था वो कहां से चलता था, भोपाल से, अविभाजित मध्य प्रदेश में। बट जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो इसके लिए कोई खास काम किया नहीं गया। इस वजह से इनके बीच में जितने भी ये इनकी परिषद है या जो छोटी मोटी इकाइयां हैं, इनके बीच में सामंजस्य नहीं है। उसके लिए एक परिषद बना दी जाए ताकि वो सब एक छत के नीचे आ जाए, एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाए, ताकि उनके बीच में सामंजस्य अच्छी तरह से हो सके। तो इसके बारे में सत्य कौन सा है, सभी सत्य हैं। तो पहला देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे तथा संस्कृति मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होंगे मतलब क्या, जो भी मुख्यमंत्री होंगे वो इसके अपने आप में अध्यक्ष हो जाएंगे। संस्कृति मंत्री इसके क्या हो जाएंगे, उपाध्यक्ष। और फिर इसके सदस्य कौन होंगे, तो जितने भी हमारे यहाँ पे कलाकार हैं, जैसे कोई गायक है, कोई नृत्यकार है, या कोई लेखक है, या कोई और साहित्य से संबंधित है, वो इसके सदस्य होंगे।
इस परिषद के अंतर्गत संस्कृति विभाग की समस्त इकाइयों को एक रूप किया जाएगा, एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे उन्हें सबको लाया जा रहा है। फिर इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य काम राज्य में साहित्य, संगीत, नृत्य, रंगमंच, चित्र एवं मूर्ति कला, सिनेमा, आदिवासी एवं लोक कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें संरक्षण देने के लिए काम होगा। सिंपल सी बात है, संस्कृति परिषद है तो वो यही सब काम करेगी। नेक्स्ट देखते हैं। फिर मैंने आपको पहले के करंट अफेयर में भी बताया कि इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी क्या, आकांक्षात्मक जिले, ऐसे जिले जो कि पिछड़े रह गए विकास में, ऐसे सरकार ने करीब, केंद्र सरकार ने 115 के लगभग पूरे देश में जिले सेलेक्ट किए, जिन्हें सरकार क्या कर रही है? विशेष सुविधाएं प्रदान कर रही है। विशेष सुविधा से मतलब फंडिंग दे रही है उन्हें, कोई और जैसे इंटरनेट वगैरह या डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल करा रही, ताकि वो जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट कर पाए। तो इन्हें फंड देने के बाद, ये सुविधा देने के बाद इन्हें फिर रैंकिंग दी जाती है, उसका नाम क्या है? डेल्टा रैंकिंग। और ये देखा जाता है कि किसने अच्छा प्रदर्शन किया इसमें। तो इसमें हमारा छत्तीसगढ़ का एक जिला जिसने पूरे देश में, राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे छत्तीसगढ़ से भी तकरीबन आई थिंक 10 जिले शामिल हैं इस आकांक्षात्मक जिलों में। तो उसमें सबसे अच्छा पूरे देश में प्रदर्शन करने वाला कौन सा जिला है? तो वो है बीजापुर। ये नीति आयोग का है। ये जो योजना है ये किसकी है? नीति आयोग की, या फिर केंद्र सरकार की बोल सकते हैं। नीति आयोग मींस क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है इसका फुल फॉर्म। फिर शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और मानव संग्रहालय नवापुर रायपुर में खोला जा रहा है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो आपको मैं बता दूं, शहीद वीर नारायण जी जो थे वो एक आदिवासी व्यक्ति थे और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था अंग्रेजों के खिलाफ। ये जेल से भागे और 500 लोगों की इन्होंने क्या बनाई थी? एक ग्रुप बनाया और अंग्रेजों पे हमला किया, बट अनफॉर्चुनेटली बाद में वो शहीद हो गए। शहीद वीर नारायण सिंह जी, तो उनके नाम पर स्मारक और मानव संग्रहालय कहां पर बनाया जा रहा है? नवा रायपुर में खोला जा रहा है। शहीद वीर नारायण को पहला छत्तीसगढ़ी स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का पहला स्वतंत्रता सेनानी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शहीद वीर नारायण जी को। तथा उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, जो मैं बता चुका हूं। उनके पूर्वज गोंड आदिवासी समूह से थे और सारंगढ़ के रहने वाले थे। तो इतना याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो ये आपको पता होना ही चाहिए कि छत्तीसगढ़ का पहला स्वतंत्रता सेनानी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शहीद वीर नारायण सिंह जी को। फिर उस स्मारक में और उस संग्रहालय में क्या होगा? सिंपल सी बात है, आदिवासी समाज के बारे में होगा। स्मारक से आने वाली पीढ़ियां आदिवासी समाज के इतिहास और आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को जानेंगे। यानी जो आदिवासी समाज है उन्होंने हमारे इतिहास में क्या योगदान दिया और उन्होंने आजादी में भी काफी योगदान दिया और वो हमारे समाज का बहुत ही अभिन्न अंग है। तो ये भी करेक्ट है। फिर यह निर्माण नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में 25 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से होंगे। ये सारे जो निर्माण है इसमें इतनी राशि खर्च आएगी और कहां पे? पुरखौती मुक्तांगन में इसे निर्मित किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। फिर एक पत्रिका हमारे वन विभाग ने लॉन्च की है जिसमें कि जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनके आर्टिकल्स होंगे। आजकल हमारे जंगलों में क्या चल रहा है, किस प्रकार की योजनाएं चल रही है, ये सारा उसमें वर्णन होगा। उस पत्रिका का नाम क्या है? हरिहर भुइयां, और ये हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने लॉन्च की और इसका गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की शुरुआत की। इस पत्रिका का नाम क्या है? हरिहर भुइयां, और इसकी टैगलाइन क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इसके बारे में बात कर लेते हैं। हरिहर भुइयां में वन विभाग की गतिविधियों से संबंधित लेखों का समाहित किया जाएगा, यानी वन विभाग के जो लेख हैं उन्हें इसमें समाहित किया जाएगा। इस पत्रिका में राज्य के वन अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा लिखे गए लेखों का संकलन रहेगा तथा यह पत्रिका निःशुल्क उपलब्ध होगी। और ये क्या है? एक त्रैमासिक पत्रिका है। त्रैमासिक का मतलब क्या? 3 महीने में ये निःशुल्क अवेलेबल होगी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य है। छत्तीसगढ़ सरकार
वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने जा रही है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। इंदिरा वन मितान योजना ये कहां पर शुरू की जाएगी? वनांचल के जो गांव है, वनांचल मतलब क्या? जहां पर ज्यादा जंगल है उसे कहा जाता है वनांचल। ऐसे गांवों में सरकार शुरू करने वाली है इंदिरा वन मितान योजना। अब इसके संबंध में क्या डेटा है वो देख लीजिए। तो इसमें सरकार ये करने वाली है कि वहां के जो स्थानीय आदिवासी युवा हैं, या युवा जिसको कहें, आदिवासी के अतिरिक्त भी हो सकते हैं, उनका सरकार ग्रुप गठित करेगी, यानी उनका ग्रुप बनाएगी और उस ग्रुप को बोला जाएगा कि ये जो जंगल है, ये जो वन है, इसका पूरा आप प्रबंधन करिए। प्रबंधन से मतलब ये है कि वहां की जो वनोपज है उसकी खरीदी करना, उसका प्रसंस्करण करना या उसकी मार्केटिंग करना, ये सब क्या है? वन प्रबंधन हुआ। यानी स्थानीय लोगों को इससे क्या होगा? रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो लोगों में समृद्धि आएगी, पैसा आएगा लोगों के पास। तो इसके और कुछ फैक्ट देख लीजिए। इस योजना से आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गांवों में युवाओं का समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन का पूरा अधिकार दिया जाएगा। दूसरा, इन समूहों के माध्यम से वनोपज की खरीदी, उसका प्रसंस्करण तथा मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। ये जो ग्रुप्स बनाए हैं सरकार ने 10,000 गांवों के, वो ये सारा काम देखेंगे। फिर एक और इंपॉर्टेंट डेटा है, सभी 85 विकास खंड में वनोपज प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी तथा इसके लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि उपलब्ध की जाएगी। अब इसे समझिए, ये प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है समझना। अगर कोई रॉ मटेरियल है या कोई भी कच्चा मटेरियल है, अगर आप उसको प्रोसेस करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसमें वैल्यू एडिशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कपास है, 1 किलोग्राम मेरे पास क्या है? कपास। अब अगर 1 किलोग्राम कपास को मैं बेचूंगा मार्केट में तो ज्यादा से ज्यादा इसका कितना मिल सकता है? मान लीजिए 50 रुपए मिल गए ज्यादा से ज्यादा। बट अगर मैं इसको ये करूं कि ये जो 1 किलोग्राम कॉटन था इसको प्रोसेस करूं और इससे कपड़ा बना लूं, तो मैं श्योर हूं कि 1 किलोग्राम के कपास में इतना कपड़ा बनेगा कि वो करीब 200 रुपए में सेल हो जाएगा। तो आप उसमें से कुछ और कॉस्ट निकाल दीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मजदूरों की मजदूरी निकाल दीजिए, या जो आपने और लागत लगाई वो 100 रुपए निकाल दीजिए। तो आपको अभी भी कितना प्रॉफिट हुआ? 100 रुपीज का। यानी पहले आपको मिल रहा था 50 रुपए, अब आपको कितना मिला? 100 रुपए। यानी एक तरीके से जब आप प्रोसेसिंग करते हैं किसी चीज की, तो प्रोसेसिंग करने में उसमें वैल्यू एडिशन होता है। इस वजह से प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सभी 85 विकास खंड में वनोपज प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी ताकि जो भी वनोपज है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए महुआ, ये वनोपज है, या फिर आंवला, तो आंवले का कुछ जूस बनता है या इस तरीके से उसको भी लोग काफी यूज में लेते हैं, या फिर कोई और प्रोडक्ट हो गया तो उसको आंवला ना बेचकर उसका जूस बेचा जाए, महुआ ना बेचकर उससे और जो ड्रिंक बनते हैं या जो भी चीजें बनती है वो सेल की जाए। इसका मतलब आपने क्या किया? यूनिट लगा दी, तो उससे उसकी क्या बढ़ेगी? उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। तो सरकार इसके लिए ये योजना लेके आई है और इस योजना का नाम क्या है? इंदिरा वन मितान योजना। काफी इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इसको, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, एग्जाम में इतने इजी ऑप्शंस आने वाले नहीं है। सिंस मैं आपकी एग्जाम नहीं ले रहा हूं, मैं आपको सिर्फ करंट अफेयर बता रहा हूं, इस वजह से मैंने इस तरह से इजी ऑप्शंस रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने छत्तीसगढ़ में ट्राईफूड प्रोजेक्ट के प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ किया, और वो भी कैसे किया? वर्चुअल शुभारंभ हुआ। वर्चुअल मतलब आपको पता होगा अभी इस समय कोविड-19 चालू है, तो कोई भी कहीं जा नहीं रहा, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उसका क्या कर दिया? शुभारंभ कर दिया या उद्घाटन कर दिया। अब ट्राईफूड प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो ये कहां पर शुभारंभ किया गया? ये किया गया जगदलपुर में, जगदलपुर। और इसी के साथ में महाराष्ट्र में भी इसका शुभारंभ किया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में भी आदिवासी जनसंख्या काफी मिलती है। तो देखिए इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, उपरोक्त दोनों सत्य हैं। और इसमें क्या होगा? बहु वस्तु प्रसंस्करण केंद्र का उपयोग महुआ, आंवला, शहद, काजू, इमली, अदरक के प्रसंस्करण के लिए किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये। फिर वही कंसेप्ट है, प्रोसेसिंग कर दी अगर आपने
तो जिस चीज के आपको 5 रुपए मिल रहे थे उस चीज के आपको कम से कम 15 से 20 रुपए मिल सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रसंस्करण और प्रोसेसिंग। तो इसी के लिए सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने, अर्जुन मुंडा जी क्या है, वो केंद्रीय मंत्री है, कौन से, जनजाति मामलों के। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया कि इस प्रकार के केंद्र लगाए जाएंगे। फिर भारत भर के आदिवासी आउटलेट और फ्रेंचाइजी स्टोर पूरी तरह से संसाधित उत्पादों को बेचेंगे, यानी प्रोसेस्ड जो उत्पाद है उसे बेचा जाएगा। ऐसा नहीं कि सीधा महुआ बेच दिया, सीधा आंवला बेच दिया, जगह जगह उनकी फ्रेंचाइजी स्टोर दी जाएगी। फ्रेंचाइजी मींस क्या, जैसे कोई मुंबई में रहता है और वो चाहता है कि इसकी फ्रेंचाइजी मुझे चाहिए, तो उसे ये फ्रेंचाइजी मिल जाएगी और वो ये जो आदिवासी उत्पाद हैं उन्हें लाकर यहाँ पर बेच सकेंगे। तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, जो ट्राइबल एरिया है, जो आदिवासी लोग हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। वहां की भी स्थानीय इकोनॉमी होती है, यस, स्थानीय इकोनॉमी को उससे काफी मदद मिलेगी और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, देश समृद्ध होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य सरकार पढ़ई तुहर पारा योजना शुरू करेगी। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहली बात तो इससे पहले एक और योजना आ चुकी है, वो क्या, पढ़ई तुहर द्वार। पढ़ई तुहर द्वार ये योजना भी आ चुकी है। तो इसमें क्या था, ये भी एक ऑनलाइन पोर्टल था या प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू क्या, लगभग इससे बेनिफिट कितने लोगों को मिला है, 22 लाख स्टूडेंट्स और टीचर्स को इसका बेनिफिट मिला है। लोगों ने घर बैठे इसके माध्यम से स्टडी की है। बट इसके लिए पढ़ई तुहर द्वार के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इंटरनेट की। अब इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है तो मुझे बताइए, जो सुदूर एरिया है जिसको बोलते हैं रिमोट एरिया, वहां पर तो इंटरनेट कई जगह अवेलेबल नहीं है भारत में, अनफॉर्चुनेटली अभी भी अनअवेलेबल है। तो उसके लिए सरकार ये लेके आई है, वो क्या, पढ़ई तुहर पारा। इसका मतलब क्या, पढ़ाई आपके मोहल्ले में। पारा मींस क्या, पढ़ई तुहर पारा मींस आपके मोहल्ले में पढ़ाई आई। अब इसमें देखिए क्या होगा, छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए यह योजना शुरू करेगी। बिल्कुल अच्छी बात है, बट इसमें खास क्या होगा, देखिए, इंटरनेट के अभाव वाले अंचलों के लिए ब्लूटूथ आधारित व्यवस्था बुल्टू के बोल का उपयोग किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये, दोनों में डिफरेंस है, पढ़ई तुहर द्वार और पढ़ई तुहर पारा। पढ़ई तुहर द्वार में इंटरनेट यूज होगा और पढ़ई तुहर पारा में क्या यूज होगा, ब्लूटूथ। और इसमें यह किया जाएगा कि ये एक मोहल्ला है, अब इस मोहल्ले में स्टडी करानी है बच्चों को, टीचर तो अवेलेबल है जी, टीचर है यहां पर, बट इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो पढ़ई तुहर द्वार वहां पे काम नहीं कर पाएगा। तब क्या करेंगे, बच्चे भी एक साथ नहीं बैठ सकते। अगर बच्चे एक साथ बैठेंगे तो क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी, कोरोना वायरस फैलने की संभावना होगी। इस वजह से फिर क्या, इन्हें ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट किया जाए, बुल्टू के बोल, क्योंकि ब्लूटूथ के लिए तो इंटरनेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो इस वजह से इसको नाम दिया गया क्या, बुल्टू के बोल। ये ब्लूटूथ के नाम पर है और इस योजना का नाम क्या है, पढ़ई तुहर पारा। पढ़ई तुहर द्वार और पढ़ई तुहर पारा दोनों में डिफरेंस है। पढ़ई तुहर द्वार में इंटरनेट चाहिए और पढ़ई तुहर पारा में क्या, सिर्फ ब्लूटूथ से स्टडी होगी। और देखिए, पढ़ई तुहर द्वार में क्या होता था, पूरे मान लीजिए राज्य का ये पोर्टल है, इसमें आपने रजिस्टर कर लिया तो एक लेक्चर हो रहा है और यहाँ पे पूरे राज्य के बच्चे देख रहे हैं, ये संभव है। और पढ़ई तुहर पारा में क्या होगा, उसमें यह होगा कि एक मोहल्ला है और यहाँ पे ये टीचर्स हैं, तो टीचर्स ने क्या किया, एक ही टीचर है तो एक टीचर की पहुंच कितनी होगी, सिर्फ इस मोहल्ले तक ही होगी, पूरे प्रदेश में नहीं होगी। तो इसमें डिफरेंस है। तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना राज्य सरकार शुरू करेगी। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना ये हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की है। मैं फिर से बोलता हूं, जितनी भी ये योजनाएं होती हैं ये अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं, तो इन्हें आपको इग्नोर नहीं करना है। तो पहला ऑप्शन है और वही सही है। और देखते हैं ये योजना क्या है। यह शहरी क्षेत्रों में लॉन्च किया जाएगा, क्या, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, जिसके तहत 70 यानी 70 मोबाइल मेडिकल यूनिट। अब मोबाइल से मतलब ये जिससे हम बात करते हैं वो मोबाइल नहीं, मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको बोला जाता है मोबाइल।
ऑटोमोबाइल के बारे में सुना होगा। ऑटोमोबाइल मतलब क्या, जो अपने आप दूसरी जगह मोबाइल कर जाए, जैसे ट्रक। ट्रक को अगर आप रखना चाहें तो ऑटोमोबाइल की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ऐसे ही मोबाइल मेडिकल यूनिट होगी जो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जा सकेगी, और वो क्या करेगी, डोर टू डोर, जो स्लम वाला एरिया है शहरी क्षेत्रों में, वहां पर डोर टू डोर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। और ये कहां पर, पूरे जितने 14 नगर निगम है, सभी 14 नगर निगमों में ये उपलब्ध कराएगी। कौन, 70 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स मींस क्या, एक तरीके से उसमें क्या होता है, एक वेन होती है, और वेन में डॉक्टर भी होता है, डॉक्टर होने के बाद उसमें नर्स भी होती है, इंजेक्शन रख लेते हैं, वो अपने एपरेटस वगैरह रख लेते हैं, जैसे स्टेथोस्कोप या फिर थर्मामीटर, ये सब। और जहां भी गए वहां पे बोला कि भाई चलिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो क्या हुआ, डोर टू डोर स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल करा दी। टोटल कितने, जितने भी 14 नगर निगम है हमारे यहाँ पर, उन सभी में ये योजना चलाई जाएगी। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर होगा ए, आंसर है सिर्फ इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य सरकार के द्वारा राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना शुरू की जाएगी। यह योजना क्या है, राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना। आप देखिए यहां पे नाम से ही आपको दिख रहा होगा डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, डायग्नोस करना। डायग्नोस करना मतलब क्या, पता लगाना एक तरीके से। तो यह गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है क्या, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह केवल विधवा महिलाओं के लिए होगी क्या, नहीं। बट हाँ, ये राधाबाई एक लेडीज का नाम है, तो इस नाम को देखकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बट इसका जो सही आंसर है वो है सी, रियायती दरों पर पैथोलॉजी तथा अन्य जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आपने देखा होगा कि जो टेस्टिंग होती है किसी भी चीज की, उसमें प्राइवेट वाले काफी पैसा लेते हैं, क्योंकि उनमें ऐसा माना जाता है, सभी ऐसा नहीं करते, मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि उनमें डॉक्टरों का कमीशन होता है। जिस डॉक्टर ने रिकमेंड किया उस डॉक्टर का इस डायग्नोस्टिक सेंटर पे क्या होता है, कमीशन होता है। मैं सभी के बारे में ये बात नहीं कर रहा, बट हाँ नॉर्मली ये होता है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, योजना लेके आई, और उसका नाम क्या है, राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना। अगर किसी ने कोई जांच के लिए कोई रिपोर्ट लिखी कोई डॉक्टर ने, तो आप ये गवर्नमेंट वाले में चले गए और यहां पर आपने चेक करा लिया, तो गवर्नमेंट तो ये पैसा नहीं लेगी ना, एक्स्ट्रा जो कि डॉक्टर्स उनका कमीशन चार्ज करते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, सभी डॉक्टर के बारे में मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। तो इसका आंसर होगा क्या, रियायती दरों पर पैथोलॉजी तथा अन्य जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, फिर महेंद्र कर्मा जी के बारे में आपने खूब सुना होगा, पहले भी मैं इनके बारे में आपको बता चुका हूं, बट ये नाम है सिर्फ। तो देखिए, देखते हैं, तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने की है। तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, आप देखिए इसके नाम में स्पष्ट है क्या, तेंदुपत्ता संग्राहक, यानी वो लोग जो कि तेंदुपत्ता क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा योजना भी तो चाहिए। कैसे समझना, सोशल जिसको बोलते हैं ना, सोशल सिक्योरिटी। अब सोशल सिक्योरिटी से मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति तेंदुपत्ता संग्रह करने गया, पत्ते तोड़ने के लिए गया, और वहां पे उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, मान लीजिए वो पेड़ पे से गिर जाता है, या उसको कोई अनफॉर्चुनेटली वहां पे जंगली जानवर कोई सांप वगैरह परेशान कर देता है, तब उसके साथ दुर्घटना हो गई। अब वो क्या करेगा, वैसे ही वो परेशान था, क्योंकि तभी तो वो तेंदुपत्ता का संग्रह कर रहे थे। तो इसके लिए सरकार एक योजना लेके आई। तो इसका पहले तो पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। पूरा नाम क्या है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। काफी लंबा नाम है, बट हाँ आप इनके नाम पे याद रख सकते हैं, शहीद महेंद्र कर्मा जी, जो झीरम घाटी नक्सल हमले में शहीद हो गए थे, उन्हीं के नाम पर है तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। यानी जो तेंदुपत्ता के संग्राहक है उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अब एक और डेटा इसके साथ है, इस योजना के अंतर्गत राज्य के 12,50,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभ मिलेगा। कितने, 12,50,000, यानी लगभग 12.5 लाख तेंदुपत्ता जो संग्राहक है उन्हें लाभ मिलेगा। अब समझना, इसकी 2 कैटेगरी सरकार ने बनाई, और वो 2 कैटेगरी कौन सी है, पहली कैटेगरी ये होगी कि एज कितनी होनी चाहिए, 50 वर्ष से कम, 50 वर्ष या उससे कम, और एक क्या होगी, 50 वर्ष से कितना, 59 ईयर्स तक।
तो ये कैटेगरी दूसरी है और ये कैटेगरी पहली है। तो हम पहली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, यदि परिवार के मुखिया की आयु 50 वर्ष या उससे कम है तो इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। तो पहले तो उपरोक्त सभी सत्य हैं। पहला देखिए, तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य में लगे परिवार के मुखिया की सामान्य मृत्यु पर उनके उत्तराधिकारी या नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अगर आप तेंदुपत्ता में इन्वॉल्व हैं, उसके संग्रह में इन्वॉल्व हैं, और मान लीजिए उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति इन्वॉल्व है, उसके मुखिया की मौत हो जाती है और उसकी एज कितनी है, 50 वर्ष या उससे कम, तो क्या होगा, उसके जो उत्तराधिकारी होंगे या जिसको उसने नॉमिनेट करके रखा होगा उसको कितना, 2 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा। फिर अगर किसी दुर्घटना में मौत होती है तो अतिरिक्त 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसे ही मौत हो गई तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। एक तरीके की आपकी सोशल सिक्योरिटी तो हो ही गई। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी दुर्घटना में मौत हो जाती तो ये 2 लाख के साथ और 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। किसको, जो परिवार के आश्रित लोग हैं या जो उत्तराधिकारी हैं। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। फिर अगर दुर्घटना में व्यक्ति पूर्णतः विकलांग हो जाता है तो 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। पूर्णतः विकलांग का मतलब क्या, ऐसे हो गया कि अब वो उठ ही नहीं पाएगा, पैर उसका इतना फ्रैक्चर हुआ कि अब वो उठ ही नहीं पाएगा, तो ये कौन सा विकलांग हुआ, पूर्णतः विकलांग हो गए। या मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली किसी की आंख चली गई तो पूर्णतः विकलांग हुआ। अंशतः विकलांग मतलब क्या, थोड़ी बहुत चोट आई तो उसको थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए सरकार दे दी। तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसी का है ये, बट इसमें क्या, उस वही नाम है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। बट अब इसमें एज कितनी, 50 साल से 59 वर्ष के भीतर अगर एज है उस परिवार के मुखिया की, तो क्या होगा, उनकी सामान्य मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी या नामांकित व्यक्ति को 75,000 रुपए मिले। यानी 50 से 59 है, क्योंकि 50 से 59 है तो सरकार ये मानती है कि ठीक है, इतनी एज हो गई तो बच्चे बड़े हो ही चुके होंगे तो वो खुद अपना कमा खा लेंगे। सरकार क्या, कोई भी सामान्य व्यक्ति यही मानेगा, तो उन्हें थोड़ा कम पैसा, कितना, 75,000 रुपीस मिलेंगे। किसी दुर्घटना में यदि पूर्ण विकलांगता होती है तो 75,000 मिल जाएंगे, और आंशिक विकलांगता हुई, थोड़ी विकलांगता हुई, आंशिक जो मैं आपको बता चुका हूं, तो ट्रीटमेंट वगैरह के लिए आपको 37,500 रुपए यानी 37,500 रुपीज इतना मिल जाएगा। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रदेश सरकार ने कौशल्या के जन्म स्थल, आपको पता होगा कौशल्या माता श्री रामचंद्र जी की मां थी, और उनकी जन्मस्थली ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ था, और वो भी कहां पर, चंदखुरी में। जन्मस्थल कहां पर, चंदखुरी में हुआ था। तो उसको सरकार पर्यटन के रूप में विकसित कर रही है। और इसके अलावा आपने सुना होगा राम वन गमन पथ के बारे में भी खूब सुना होगा। यानी रामचंद्र जी जब वनवास के लिए निकले थे अयोध्या से, तो वो छत्तीसगढ़ से होते हुए गए थे। साउथ की तरफ जब वो गए थे, श्रीलंका की तरफ वो जा रहे थे, तो छत्तीसगढ़ से होते हुए गुजरे थे। दंडकारण्य में उन्होंने काफी समय बिताया। तो जितने भी वो स्थल हैं उन्हें सरकार पर्यटन के रूप में विकसित कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्यटन के रूप में कैसे विकसित किया जाता है, क्या होता क्या है। तो देखिए, वो जो साइट है वो तो साइट है ही, यहाँ पे मान लीजिए राम जी आए थे, बट अगर किसी व्यक्ति को ये जगह देखनी जानी है तो उसे क्या करना होगा, एक अच्छा रोड चाहिए ना, तभी तो वो पहुंच पाएगा। रोड के अलावा उसको क्या चाहिए, वहां पे अगर पहुंच गया शाम हो गई तो ठहरने के लिए अच्छी होटल भी तो चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा सुंदर रहे, देखने में अच्छा लगे, तो यहाँ पे डेवलपमेंट के काम भी चाहिए। इसको बोलते हैं विकसित करना, पर्यटन के रूप में विकसित करना। तो सरकार ऐसे करीब 75 स्थानों को विकसित कर रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में पर्यटन का काफी स्कोप है, ऐसा मैं मानता हूं। अगर इसके ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया गया तो पर्यटन स्थल के रूप में ये अच्छी तरह से विकसित हो सकता है, क्योंकि जहां पर ज्यादा जंगल होता है वहां पर पर्यटन स्थल विकसित होने की संभावना अच्छी खासी होती है। तो बात करते हैं, तो इसी की तरह कौशल्या के जन्म स्थल चंदखुरी की तरह तुरतुरिया एक जगह है कि वाल्मीकि आश्रम को भी पर्यटन तीर्थ के रूप में विकसित करने की योजना सरकार ने बनाई है। कहां का, तुरतुरिया के वाल्मीकि आश्रम। आप समझिए ये तुरतुरिया का वाल्मीकि आश्रम क्यों प्रसिद्ध है।
आपको पता होगा श्री रामचंद्र जी के 2 बच्चे हुए थे, लव और कुश। और ऐसा माना जाता है कि जो वाल्मीकि जी का आश्रम था, आपको पता होगा जब सीता जी वापस जंगलों में आ गई थी, जब श्री रामचंद्र जी ने उनका परित्याग कर दिया था, तब वो कहां पर वाल्मीकि जी के आश्रम में आकर रुकी थी। और ऐसा माना जाता है कि जो वाल्मीकि का आश्रम है था पहले, आप कहां से रहेगा, वो तुरतुरिया में ही था। तो इसको भी क्यों ना विकसित किया जाए पर्यटन के रूप में, तो ये भी सरकार ने योजना में शामिल किया। अब इसके बारे में फैक्ट देख लीजिए। पहला है, बलौदा बाजार जिले के तुरतुरिया में वाल्मीकि आश्रम तथा उसके आसपास का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सौंदर्यीकरण, कोई भी पर्यटक अगर देखने के लिए आएगा तो सौंदर्य देखने ही आएगा, तो ये काफी अच्छी बात है। फिर यह प्राकृतिक दृश्यों से भरा एक मनोरम स्थान है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह बारन वापारा अभ्यारण्य से लगा हुआ है। काफी सुंदर जगह है, कभी आपको वक्त मिले तो जाकर देखिएगा। यहां बालम देही नदी और नारायणपुर के निकट बहने वाली महानदी पर वाटर फ्रंट भी विकसित करने की योजना है या विकसित किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये। कहां, किस किस के निकट, बालम देही नदी और नारायणपुर के निकट बहने वाली महानदी पर भी वाटर फ्रंट विकसित किया जाना है। तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसमें आपको जो याद रखना है वो कौन सा, तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम। और ये कहां पर है, अगर एग्जाम में आ जाता है कि तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम कहां पर है, तो वो बालोदा बाजार जिले में है। नेक्स्ट देखते हैं, राम वन गमन सर्किट के रूप में सप्तऋषि आश्रम को विकसित किया जाएगा। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। तो आपने पौराणिक कथाओं में कई बार सप्तऋषियों का जिक्र सुना होगा, और इवन कई बार आपने आसमान में भी 7 ऐसे स्टार्स देखे होंगे जिसको हमारे पापा या मम्मी बोलते हैं कि ये सप्तऋषि, ऐसे इस तरह से दिखाई देते हैं। वो 7 स्टार्स हैं। रात में अगर आप ध्यान देंगे तो दिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। तो ऐसा कहते हैं कि 7 ये ऋषि थे। और 7 ऋषि कौन कौन से थे, अब आपको सारे 7 के 7 ऋषियों के नाम याद नहीं करने, इन्हीं के नाम पर देखिए यहां पे लिखा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार रामचंद्र, मुकुचंद, अगस्त, अंगिरा, श्रृंगी, कंकर, शरभंग, गौतम, ये 7 ऋषि यहां तपस्या रत थे। कहां पर, ये जो जगह है सप्त ऋषि आश्रम, यहां पर ये 7 ऋषि के अलग अलग आपको आश्रम देखने को मिलेंगे। तथा भगवान राम इन स्थानों से गुजरे थे। आपने रामायण में कई बार ऐसा पढ़ा होगा कि भगवान जब वे वनवास में गए थे तो वहां पर कई ऋषि भी उन्हें मिले थे, और उनमें अगस्त ऋषि का खासकर आपने नाम सुना होगा, श्रृंगी ऋषि का भी नाम आपने सुना होगा। तो भगवान यहाँ गए थे, तो इन्हें भी विकसित कर लिया जाए पर्यटन के रूप में। अब धमतरी से 80 किलोमीटर की दूरी पर सिहावा पर्वत में सप्त ऋषियों के आश्रम विभिन्न पहाड़ियों में बने हुए। काफी इंपॉर्टेंट है ये। कहां पर, धमतरी से 80 किलोमीटर की दूरी पर सिहावा पर्वत में सप्तऋषि के आश्रम में। ये वही सिहावा पर्वत है जहां से कौन सी नदी निकलती है, महानदी निकलती है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ शासन ने बस्तर जिले के ग्राम रामपाल को अपने नए पर्यटन सर्किट में शामिल किया है। इसके सौंदर्यीकरण और विकास की योजना बनाई है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये बस्तर जिले का जो ग्राम रामपाल है, यहां पर आपको मिलेगा एक शिवलिंग, और इसे क्या कहा जाता है, इस शिवलिंग की ऐसी मान्यता है कि इसकी स्थापना भगवान राम ने ही की थी, और इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का रामेश्वरम। अब रामेश्वरम आपको आई होप मालूम होगा, जो कि कहां पर है, तमिलनाडु में, जिसकी स्थापना किसने की थी, भगवान राम ने की थी। तो छत्तीसगढ़ का रामेश्वरम किसे कहा जाता है, तो रामपाल शिवलिंग को छत्तीसगढ़ का रामेश्वरम कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसे भी विकसित कर लिया जाए, सिंपल सी बात है। रामपाल बस्तर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर बकावंड ब्लॉक में है। मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग भगवान राम द्वारा स्थापित किया गया है। फिर ऐसे खैर ये इस प्रकार के क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे कि ये शिवलिंग किसने स्थापित किया, हाँ, बट ये जरूर आ सकता है। रामपाल बस्तर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूर बकावंड ब्लॉक में स्थित है। छत्तीसगढ़ का नया पर्यटन सर्किट अच्छे सड़क मार्ग समेत तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ उन स्थानों को आपस में जोड़ेगा जहां से भगवान राम अपने वनवास के दौरान या तो गुजरे थे या फिर प्रवास किया था। ये मैं आपको बता चुका हूं। राम
गमन पथ के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो पहला तो आपको यह पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ का रामेश्वरम किसे कहा जाता है? रामपाल शिवलिंग को कहा जाता है। ये कहां पर है? बस्तर जिले में, बस्तर जिले में स्थित है। बस ये दोनों, और यहां पर ये भी बन रहा है, सर्किट भी बन रहा है, उसके तहत इसको शामिल कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमने ये देखा है कि पहले के जमाने में और अभी भी कहीं कहीं होता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उनकी जो डिलीवरी होती है वो घर में कराई जाती है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इवन मैं आपको कहूंगा, मैंने खुद कई गांवों में ये होते हुए देखा है। अनफॉर्चुनेट है जो अभी भी हो रहा है, और इसमें कई बार लेडीज की डेथ हो जाती है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट ये हमारे देश का कटु सत्य है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है, पूरे भारत में कई जगह पे ये स्थिति अभी भी है। उम्मीद करते हैं स्थिति सुधरेगी। तो उसके लिए सरकार एक योजना लेके आई है। अब वो क्या? बस्तर जिले के पहुंच विहीन इलाकों में संस्थागत प्रसव बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मांझी योजना बनाई है। योजना का नाम क्या है? मांझी योजना। अब अगर ये सीधा परीक्षा में आ जाए कि मांझी योजना क्या है, तो वो तो मैं आपको बता दूंगा, बट कहां के लिए तो आपको पता होना चाहिए, बस्तर जिले के लिए। और पहुंच विहीन इलाके, पहुंच विहीन मतलब क्या? जहां पे कि लोगों की पहुंचनी है, यानी स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंचनी है, और सरकार की भी उतनी कोई खास पहुंच नहीं है वहां पर। तो वहां पे जो डिलीवरी वो किस तरह से कराई जाए, तो उसके लिए सरकार ने एक दिमाग लगाया। सरकार ने नहीं, बस्तर जिले के डीएम ने लगाया ये दिमाग। तो सरकार ही होती है क्योंकि डीएम सरकार का ही हिस्सा होता है। उन्होंने ये कहा कि जो भी प्रेग्नेंट विमेन है उसको लेके बाइक पे बिठाकर हॉस्पिटल लेके आएगा तो उसको सरकार पैसा देगी। और वो किसकी तरह काम करेगा? मांझी की तरह। क्योंकि अगर किसी को इतना पैसा मिल जाए 400 से 700 रुपए के लगभग, तो कोई भी खुशी खुशी हॉस्पिटल ले जाएगा। बस हॉस्पिटल पहुंच गए, फिर तो डॉक्टर संभाल ही लेंगे। तो इसी में ये फैक्ट है पहला। इसमें गर्भवती को उसके गांव से बाइक पर बिठाकर हॉस्पिटल तक लाने वाले ग्रामीणों को इसके बदले 400 से 700 रुपए दिए जाएंगे। चलिए, बैठा के ले आए आप, ले लीजिए, 400 से 700 रुपए सरकार ने आपको दे दी। बड़ी अच्छी बात है। इसमें 0 से 10 किलोमीटर तक के लिए 400 रुपए, 11 से 20 किलोमीटर तक के लिए 500 रुपए, इसके अलावा 21 से 30 किलोमीटर के लिए 600 रुपए, तथा 31 किलो से 45 तक कितना? 700 रुपए सरकार दे देगी। ये इतना सारा डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं, बट हाँ, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि 400 से 700 रुपए सरकार देगी। किसको? मांझी को। मांझी कौन व्यक्ति है? वो व्यक्ति है जो उस बेचारी महिला को कहां पे लेके गया? अपनी बाइक पे बिठा के हॉस्पिटल लेके गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसका भी आंसर होगा उपरोक्त दोनों सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, दंतेवाड़ा प्रदेश, दंतेवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वो प्रदेश का पहला जिला है जहां देवगुड़ियों का कायाकल्प तथा संरक्षण किया जा रहा है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो देवगुड़ी के बारे में आपने सुना होगा। ये जो हमारे आदिवासी भाई लोग होते हैं, उनके देवी देवताएं, उनकी जो गादी होती है जहां पर वो देवी देवता बिठा के रखते हैं, उसे उन्हें कहा जाता है देवगुड़ी। तो पहले ये होता था कि देवगुड़ी एक प्रकार से मंदिर है, आप ये मान लीजिए मंदिर है। उसको अगर डेवलप करना है तो पैसे चाहिए। तो पैसे के लिए प्रावधान था, 1 लाख रुपए के करीब सरकार दे देती थी, पर उसके लिए ऑफिसर्स के खूब चक्कर लगाओ, कलेक्टर के पास जाओ, और जाने के बाद सब ग्रामीणों को जाना पड़ता था कि हमारे यहाँ पर जो देवगुड़ी है, यानी हमारा जो स्थानीय मंदिर है, इसे हमें सुधारना है, इसके लिए पैसे दीजिए। फिर कोई दे देता था, कोई सा कलेक्टर, कोई सा, फिर कई अटकलें होती थी, आप समझिए। तो इसके लिए दंतेवाड़ा में प्रदेश का पहला ऐसा जिला होगा जहां पर की क्या किया जाएगा, ये जो देवगुड़ियां हैं, यानी ये जो मंदिर है, इन्हें भी अच्छी तरह से डेवलप किया जाए। अच्छी तरह से डेवलप मतलब क्या? इनके आसपास गार्डन बना दो, फूल फल के पौधे, बैठने के लिए शेड, पानी, शौचालय जैसी सुविधाएं कर दो। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि वो भी हो सकता है पर्यटन के रूप में विकसित हो जाए। तो इसके लिए ये दंतेवाड़ा में स्टार्ट किया गया। और इसमें क्या होगा? कुल 143 ग्राम पंचायतों के 224 गांवों में 200 से ज्यादा देवगुड़ियां बनेंगी, जिनमें 7.5 लाख रुपए प्रत्येक पर खर्च होंगे। पहले कहां 1 लाख रुपए के लगभग दिया जाता था, अब कितना कर दिया सरकार ने? 7.5 लाख। कहां पे? ये दंतेवाड़ा में शुरू हुआ। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि किसका है, ये दंतेवाड़ा का है।
और मांझी योजना किसकी है, बता चुका हूं मैं आपको बस्तर की है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, याद रखना है, आपको बार बार रिवीजन करना है तो ही ये याद रहता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक बार देख लेंगे, और अगर आप अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह हैं तो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकता, बहुत अच्छी बात है, स्वामी विवेकानंद की तरह और अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह, बट इनका आपको बार बार रिवीजन करना है तो ये करंट अफेयर दिमाग में रहता है। तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य है। सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरण में देश में छत्तीसगढ़ अव्वल स्थान पर रहा, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिजर्व एरिया होता है, जैसे कि अभ्यारण्य, उसके बाहर 2-3 तरीके का होता है, एक तो रिजर्व्ड होता है, एक फिर बफर जोन होता है, एक कंजर्व्ड होता है, ये कई तरीके के एरिया होते हैं। मान लीजिए ये स्थल है, इसके आसपास पहले वाला जो होता है वो कम होता है, बट इसके अंदर किसी को आने की अनुमति नहीं होती। फिर इधर बाहर वाला जो होता है वो एक तरीके से यहाँ पर आ तो सकते हो पर लकड़ी वकड़ी नहीं काट सकते, इसको डैमेज नहीं कर सकते, ऐसा रहता है। इस प्रकार से वो एरिया बटे हुए रहते हैं। तो इसमें जैसे ये जो बाहर का एरिया है, इसमें इसके अलावा भी एक एरिया रहता है, वो एक ऐसा एरिया रहता है जहां पर आप अपने पशु चरा सकते हैं, या फिर जो लघु वनोपज है वो कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे महुए के फूल आप कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर गोंद कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर आंवला तोड़ के ले जा रहे हैं, तो उसको आप ले जाके बेच सकते हैं, या तेंदुपत्ता कलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है, सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरण करती है उसके लिए सरकार। ऐसा नहीं कि कोई भी जाएगा और यहाँ पे कुछ भी करने लगेगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए सरकार वन अधिकार पत्र देती है। कुछ खास टाइम पीरियड के लिए होता है वो, और कुछ खास लोगों के लिए ही होता है जो वहां के स्थानीय लोग होते हैं कि ठीक है आप यहाँ के रिसोर्सेस उपयोग कर सकते हैं। वो भी इस तरह से नहीं कि आप लकड़ी काटने लगे और काट काट के बेचने लगे, ये नहीं होता। लघु वनोपज आप उसका ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 4,84,975 व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है। इतने 4,84,000। इसीलिए छत्तीसगढ़ पूरे देश में इस तरह के जो अधिकार पत्र वितरण करने वाले राज्य हैं उसमें टॉप पर आ गए। काफी अच्छी बात है। कहीं पे तो आजकल छत्तीसगढ़ काफी अच्छी अच्छी जगह में टॉप करने लगे, स्वच्छता में भी आ गया और बहुत सारी चीजों में आया है। वन अधिकार पत्र देने वाला जगदलपुर देश का पहला नगर निगम बना है। देखिए ये जो इस तरीके के वन अधिकार पत्रक देते हैं वो ग्राम पंचायतें या गांव के में ज्यादा, क्योंकि जंगल वहीं पे होता है, वहीं पे दिया जाता है। बट ये एक नगर निगम है, जगदलपुर देश का पहला नगर निगम है जिसने इस प्रकार के वन अधिकार पत्रक दिए, और छत्तीसगढ़ किसमें अव्वल है सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरण करने। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, आपने एक जनजाति के बारे में सुना होगा, झोरा जनजाति, और ये आपने कई जगह देखा भी होगा। लोग क्या करते हैं समझना, मैंने भी देखा ये कई बार। जैसे ये नदी है या यहाँ पर ये पानी है, उसमें ये जो कण रहते हैं किसके, मिट्टी के या रेत के, उसको ये लोग ना छान छान के उसमें से गोल्ड निकालते हैं, सोना निकालते हैं। छोटे छोटे कण उनको मिल जाते हैं इस तरह से। और आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अमीर लोग होंगे, इन्हें तो काफी पैसा मिलता होगा, बट बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। इनका भी जो बिजनेस है, बिजनेस नहीं एक तरीके का रोजगार है। थोड़ा बहुत कुछ 1-2 कण मिल जाते हैं, उसमें उनको 100-200 रुपए दिन में मिल जाते हैं, बहुत ही मिले तो 100-200 रुपए। तो ऐसी हमारे यहाँ पर एक झोरा जनजाति, वो कई सालों से ये काम करती है। और वो कहाँ पे इस तरीके का काम करते हैं, जशपुर की ईब और उसकी सहायक सोनाजोरी नदी की रेत से स्वर्ण कण निकालने का काम सालों से झोरा जनजाति समुदाय करता है। कौन सा, ये एग्जाम में आ सकता है। अगर ये पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में रेत से सोने के कण निकालने का काम में संलग्न कौन सी जनजाति है, तो आपको झोरा जनजाति पता होना चाहिए। और ये कौन सी नदी में निकालते हैं, ईब और उसकी सहायक सोनाजोरी नदी। अब मुझे एक बात बताइए, उन्हें वहां पर कुछ कण मिलते भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं से तो आए होंगे ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं सोने का स्रोत है। अब अगर सोने का स्रोत है तो उसका पता लगाया जाए, पता लगा के फिर उसको सरकार ने उसके लिए सर्वे कराया। सर्वे होता है उसका प्रॉपर, मशीन वगैरह लेके आते हैं, वो चेक करते हैं। तो देखिए इसी के ऊपर ये फैक्ट है। अब यहाँ सोने की खानों के जल्द सर्वे कराने की बात सामने आ रही है। यहाँ पर जो भी गोल्ड की खान है या जगह है, उनके सर्वे कराएगी सरकार।
नदियों से सोना निकलने की वजह से केंद्र सरकार का इस ओर ध्यान गया और साल 2010 में केंद्र ने इसे गंभीरता से लिया तथा खनिज मंत्रालय ने 2 निजी कंपनियों के जरिए सर्वेक्षण कराया। 2 निजी कंपनी ने इसका सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण के बाद उसमें कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि रोकना पड़ा, क्योंकि उसका काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था। करीब 6 माह तक चले सर्वे के बाद स्वर्ण भंडार होने की पुष्टि तो हुई, लेकिन सोना कितनी मात्रा में है और भंडार के स्थान कहाँ है उसका पता नहीं चल सका है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो सभी सत्य। अब इसमें जो काम का है, काम का इसमें सिर्फ यही है, जशपुर की ईब और उसकी सहायक सोनाझोरी नदी की रेत में सोने के कण मिलते हैं। इसको कौन निकालता है? झोरा जनजाति के समुदाय निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिर एक सफेद भालू दिखा है। अब वो बहुत ही दुर्लभ है, एकदम सफेद नहीं था, थोड़ा सा सफेद सफेद दिख रहा था, क्योंकि एकदम सफेद अगर आपको देखना है भालू तो वो ध्रुवी प्रदेशों में दिखता है। ध्रुवी मतलब क्या? ये पृथ्वी है और यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पर इसको ध्रुवी प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें प्रॉपर पहुंच नहीं पाती, परपेंडिकुलर नहीं पहुंच पाती, तो यहाँ बहुत ठंडी होती, इतनी ठंडी होती है कि बर्फ जमी रहती है, इतनी बर्फ जमी रहती है। इसके बाद भी वहां पर सफेद भालू होता है, उसे बोलते पोलर बियर या ध्रुवी भालू, वहां पर रहता है वो, और यहां से वो मछलियां निकाल निकाल के खाता है। कई बार आपने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर इस तरह का सफेद भालू हमारे छत्तीसगढ़ में कैसे आ गया, यहां तो इतना ठंडा कभी हमने देखा नहीं। तो देखिए, पहली बात तो ये दिखा कहां है, ये आपको पता होना चाहिए। कोरिया जिले के चिरमिरी SECL क्षेत्र में ये दिखा है, ये आपको डेटा पता होना चाहिए। और देखो, हमारे यहाँ पे काले भालू तो बहुत हैं, बहुत सारे काले भालू हैं, बट इनमें कुछ अनुवांशिक परिवर्तन होता है, तो इनके काले से बाल क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे सफेद होने लगते हैं या चेंज आ जाता है। जैसे टाइगर के बारे में आपने सुना, टाइगर अभी बीच में ब्लैक टाइगर देखने को मिला है छत्तीसगढ़ में, एकदम काले कलर का, क्योंकि वो भी टाइगर कोई नई प्रजाति नहीं, बल्कि उसके भी बाल क्या हो गए, काले हो गए। अब इसके बाल काले थे तो सफेद हो गए, जब सफेद के काले हो सकते तो काले के सफेद भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा माना जा रहा है कि राज्य में बहुतायत में पाए जाने वाले काले भालू में कुछ अनुवांशिक परिवर्तन की वजह से उसके बालों का रंग सफेद हुआ, ऐसा माना जा रहा है। और सफेद भालू प्रायः कहां पर पाए जाते हैं? ध्रुवीय प्रदेशों में। नेक्स्ट देखते हैं, फिर सूरजपुर जिले के तमोर पिंगला अभ्यारण्य क्षेत्र से प्राचीन किले के अवशेष प्राप्त हुए। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो देख लेते हैं हम एक एक करके। देखिए, सूरजपुर जिले में अभ्यारण्य का नाम क्या है? तमोर पिंगला अभ्यारण्य। वहां पर एक बहुत ऊंची घाटी, ऊंचा पहाड़ है। अब इस पर्वत पे जो स्थानीय लोग थे वो कई दिनों से बोला करते थे कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा किला है, यहाँ पर एक राजा होता था। क्योंकि देखिए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को ये ज्ञान ट्रांसफर होता है। जैसे आपको किसने बताया? मान लीजिए आपकी दादी ने बताया, आपके पिताजी ने बताया, आप किसको बता देंगे? आने वाली पीढ़ी को, फिर आगे ट्रांसफर होता चला जाएगा। तो जो स्थानीय लोग थे उन्हें ये पता था कि यहाँ पर इस तरीके का कोई किला है, बट इतना दुर्गम स्थल है वो कि वहां पर सरकार कभी पहुंच नहीं पाई, यानी जो पुरातत्व विभाग वाले या फिर जो वन विभाग वाले वो पहुंच नहीं पाए। बट इस बार पहुंच गए वो सूरजपुर जिले के तमोर पिंगला अभ्यारण्य क्षेत्र में, और उन्हें वहां पर क्या मिला? एक किला मिला। और उसमें क्या? देखिए, अनुमान है कि यह किला 11वीं शताब्दी का होगा, क्योंकि उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाके में जितने पुरावशेष हैं सभी इसी कालखंड के, यानी हमारा छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है, ऐसा अगर मैं छत्तीसगढ़ मान लू लंबा लंबा, तो इधर वाला ये उत्तरी, ये दक्षिणी, तो उत्तरी भाग में जितने भी किले मिल रहे वो क्या है? सभी कौन सी शताब्दी के? 11वीं शताब्दी के। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कभी बहुत चहल पहल रही होगी। पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पर प्राचीन दीवार के अवशेष, जलकुंड और बावली भी मिले हैं। फिर ऐसा माना जा रहा है कि इसे लेकर रीवांचल के शासक और राजा बालम से भी किंवदंती जुड़ी हुई है। वहां के लोग बताते हैं कि राजा बालम का किला है, होगा, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो सभी सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ वन विभाग की एक सर्वेक्षण टीम द्वारा कवर्धा जिले में भोरमदेव आरक्षित वन क्षेत्र में कुछ दुर्लभ तितलियों की प्रजाति देखी गई। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है?
तो हमारे यहाँ पर वन तो बहुत है, जंगल बहुत है, तो तितलियां भी करीब 90 प्रकार की तितलियां यहाँ पाई जाती, 90 प्रकार की। और दिन प्रतिदिन जब भी वहां कोई शोध करने के लिए जाता है तो नई प्रकार की तितली मिल जाती है। तो आपको 90 की 90 के नाम याद नहीं करना है, ऐसा करते नहीं बैठना। आपको क्या करना है, जो लेटेस्ट आया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे इनमें से एक स्पॉटेड एंजल तितली है, ये देखी गई है स्पॉटेड एंजल तितली, जिसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैप्रोना एगामा, ये इसका वैज्ञानिक नाम, जो कि एक प्रवासी तितली मानी जाती है। प्रवासी मतलब क्या, जैसे प्रवासी पक्षी होते हैं दूसरी जगह से यहाँ पर आ जाते हैं, इसी प्रकार से ये एक प्रवासी तितली मानी जाती है। नाम क्या, स्पॉटेड एंजल तितली, और वैज्ञानिक नाम क्या, कैप्रोना एगेमा। ये खासकर फॉरेस्ट सर्विस में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरी संभावना है कि फॉरेस्ट सर्विस में क्वेश्चन पूछा जाए। फिर दो और तितलियां भी देखी गई, ब्लूमरमोन और ओरिएंटल चेस्टनट यंग, ये दो और प्रकार की तितलियां भी यहां पर देखा गया। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों सत्य है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय की ओर से जारी किए आंकड़ों और रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ देश का सबसे स्वच्छ राज्य है। तो पहले तो डेटा आपको यही पता होना चाहिए कि देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा छत्तीसगढ़। ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके अलावा ये रैंकिंग जारी कौन करता है, तो ये रैंकिंग जारी करता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। ये जारी करता है किसके तहत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत, जो केंद्र सरकार 2014 में लेके आई थी। इसके बारे में आपने खूब सुना होगा, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट है, सभी 27 जिले ODF प्लस प्लस यानी कि खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। सारे 27 डिस्ट्रिक्ट ODF प्लस प्लस डिक्लेयर हुए। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ODF क्या होता है, ODF प्लस क्या होता है, फिर ODF डबल प्लस क्या होता है। इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। ODF का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कोई भी खुले में शौच के लिए नहीं जा रहा, तो उसे कहा जाएगा ODF। और ODF प्लस क्या, इवन कोई भी यूरिनेट भी नहीं कर रहा है खुले में, उसको प्रॉपर पब्लिक टॉयलेट अवेलेबल है, तो उसे कहा जाता है ODF प्लस। और ODF डबल प्लस क्या होता है, ODF प्लस प्लस का मतलब होता है कि जो सेफ्टी टैंक है या जिसमें ये सारा का सारा मटेरियल डिपॉजिट होता है, इसका प्रॉपर एक्सक्रेशन की व्यवस्थापन किया जाए। यानी अगर मान लीजिए ये टैंक भर गया, तो व्यक्ति क्या करेगा, वापस से फिर से खुले में शौच के लिए वो निकलेगा। और हमारे भारत में अक्सर ये देखने को मिलता है, जब भी सरकार कोई अभियान चलाती है तो कुछ दिन तो वो सक्सेसफुल होता है, लोग वापस फिर उसी ढर्रे पे आ जाते हैं। जैसे पॉलीथीन कभी कभी बंद हो जाती है अचानक, कुछ दिन नहीं दिखती, फिर उसके बाद फिर शुरू हो जाती। तो ऐसा ही कहीं ये तो नहीं है कि ODF तो हो चुका है हमारा टोटल 27 डिस्ट्रिक्ट, बट वापस से इंसान खुले में शौच के लिए ना निकल आए, इसके लिए उसका जो एक्सक्रेशन है उसका प्रॉपर व्यवस्थापन किया जाए, उसे कहा जाता है ODF प्लस प्लस। इंपॉर्टेंट है, सभी 27 जिले ODF प्लस प्लस डिक्लेयर हो चुके हैं। फिर 10 लाख की आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर नंबर 1 यानी नंबर 1 पर बना हुआ है। तो इसमें भी कैटेगरी बनी हुई है। देखिए इसकी दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी कौन सी, वो शहर जिनकी जनसंख्या कितनी है, 1 लाख से कम, और दूसरी वो शहर जिनकी जनसंख्या कितनी है, 1 लाख से ज्यादा। और फिर इसमें भी कैटेगरी बनी हुई है, हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो, बट अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। मेंस में अगर आप ये मेंशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलेगा। 1 लाख से कम में 3 कैटेगरी बनी हुई है। एक कितना, 50,000 से जनसंख्या कितनी है 1 लाख के बीच में, और दूसरा 25,000 से 50,000 के बीच में, और 25,000 से कम। ये 3 कैटेगरी है 1 लाख वाले में। और अगर इसमें बात करें तो इसमें 2 ही कैटेगरी 1 लाख से ज्यादा वाले में, तो 1 लाख से 10 लाख तक, और दूसरी 10 लाख से ऊपर। ये इस तरह से 5 कैटेगरी है इनडायरेक्टली अगर देखें तो आप। वैसे तो 2 ही कैटेगरी, 1 लाख से कम और 1 लाख से ज्यादा। और 1 लाख से कम में कितनी, 50,000 से 1 लाख तक, 25,000 से 50,000 तक, और 25,000 से कम। इतनी जनसंख्या की 3 अलग अलग कैटेगरी। ऐसे ही उधर 2 ही कैटेगरी है। तो ऐसे 10 लाख की आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर नंबर 1 पर बना हुआ है। उसके बाद में 25,000 की जनसंख्या वाले शहरों में पाटन सबसे स्वच्छ मिला। हमारे छत्तीसगढ़ का पाटन सबसे स्वच्छ शहर मिला। किसमें, किस कैटेगरी में, 25,000 से कम की कैटेगरी में।
तथा 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या में धमतरी पहले नंबर पर है। मैं आपको सारी कैटेगरी पहले ही बता चुका हूं, तो मैं वो कैटेगरी रिपीट नहीं करूंगा, बट हाँ, ये सारा डेटा इंपॉर्टेंट है। और अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना चाहा तो वो इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि धमतरी कौन सी कैटेगरी में पहले नंबर पर, तब आपको पता होना चाहिए 50,000 से 1 लाख। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि पाटन कौन सी कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर है भारत का, तो आपको पता होना चाहिए 25,000 का। इसलिए मैंने वो सारी कैटेगरी आपको बताई। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित की जाने वाली छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला श्रीमती सपना सोनी जी हैं। तो पहले तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए, श्रीमती सपना सोनी जी। टोटल भारत से अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 47 लोगों को सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। उसमें से हमारे छत्तीसगढ़ की एक ही महिला जिन्हें सम्मानित किया गया, एक ही शिक्षिका हैं, उनका नाम है क्या? श्रीमती सपना सोनी जी। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए, इन्हें किस वजह से सम्मान मिला। वर्ष 2014 से ही श्रीमती सपना ने आईसीटी के बारे में आपने सुना होगा, के माध्यम से नवीन शिक्षण प्रविधियों द्वारा अध्यापन हिंदी माध्यम में ई कंटेंट विकसित कर विद्यार्थियों के अधिगम को सरल और रुचिकर व प्रभावशाली बनाया है। समझिए इसे। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत इजी है, आजकल तो कोई भी यूट्यूब पे कर रहा है, बट हाँ 2014 की अगर बात करें तो उस समय ये इतना ज्यादा नहीं था। उस समय इन्होंने स्टार्ट किया, इस वजह से इन्हें ये सम्मान दिया गया, यानी राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया। ई कंटेंट तैयार किया उन्होंने, हिंदी में तैयार किया। इसके अलावा इनके बारे में और फैक्ट है, श्रीमती सोनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जेवरा सिरसा में व्याख्याता के रूप में पदस्थ हैं, यानी वो फिजिक्स की लेक्चरर हैं। कहां पर? श्रीमती सोनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जेवरा सिरसा, ये उनका नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? सिर्फ यही कि राष्ट्रपति से सम्मान किसे दिया गया? श्रीमती सपना सोनी जी को। आगे बात करते हैं, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोंडागांव जिले में जिला प्रशासन द्वारा मोचो जचकी मोचो अस्पताल नाम से एक अभिनव अभियान शुरू किया गया। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए संस्थागत प्रसव मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा गांव में अक्सर अभी भी हमारे जो रिमोट यानी सुदूर जो गांव है, वहां पर घरों में ही डिलीवरी होती है और उसमें कई बार कई महिलाओं की और जो होने वाला बच्चा है उसकी भी डेथ हो जाती है, अक्सर ये देखने को मिलता है। तो इसको रोका जाए, उन्हें अस्पताल तक लाया जाए, उसके लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में जिला प्रशासन ने अभियान शुरू किया है। अभियान का नाम क्या? मोचो जचकी मोचो अस्पताल। कुछ जगह पर माचो जचकी माचो अस्पताल भी लिखा होगा, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। माचो जचकी माचो अस्पताल, ये भी आपको कई जगह पर देखने को मिलेगा। तो ये कहां पर शुरू किया गया? कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया। अब इसमें खास क्या रहेगा? इसमें खास बहुत सिंपल है, इस अभियान के तहत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गर्भवती माताओं को गर्भकाल के प्रथम महीने से ही निगरानी में रखा जाता है, यानी पहले महीने से ही उनकी क्या मॉनिटरिंग की जाएगी एवं सतत रूप से समय समय पर उन्हें लगने वाले टीकों, खान पान, सुरक्षा, स्वास्थ्य आदतों के बारे में उन्हें बताया जाएगा। और कौन बताएगा ये? तो ये बताने वाले मितानिन के बारे में आपने सुना होगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जिला प्रशासन, ये कॉल सेंटर के माध्यम से उन्हें ये सारी जानकारी प्रदान करेंगे। और नेक्स्ट है, सुदूर अंचलों में बसे ग्रामों एवं पहुंच विहीन ग्रामों की गर्भवती महिलाओं को किसी भी आपात स्थिति में तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। ये है मोचो जचकी मोचो अस्पताल। तो अगर आप याद रखना चाहें तो इसमें सिर्फ ये याद रखना है, मोचो जचकी मोचो अस्पताल कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में, और इसके तहत क्या पहले महीने से उनकी निगरानी होगी और उन्हें अस्पताल पहुंचाने की सुव्यवस्था की जाएगी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर डिफेंस की एक कंपनी हमारे छत्तीसगढ़ में आ गई है, तो उसके बारे में दिया है, ये रक्षा संबंधी उत्पाद बनाने वाली पहली कंपनी की स्थापना छत्तीसगढ़ में की गई है। ये पहली कंपनी है जो क्या बनाएगी? डिफेंस इक्विपमेंट बनाएगी। डिफेंस मतलब क्या? जो कि सेना के या पुलिस के काम में आती, और उसमें बनाने वाली क्या है? तो वो दो चीजें बनाने वाली अभी कौन सी? बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट, ये दो चीजों का वो निर्माण करेंगे।
तो और देखिए ये कहां पर स्थापित की जा रही है, एटमास्टको लिमिटेड नामक कंपनी की स्थापना बीरेभाट दुर्ग जिले में की जा रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए एटमास्टको कंपनी कहां पर स्थापित की जा रही है, बीरेभाट दुर्ग में। और वो क्या बनाएगी, यह कंपनी सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट बनाएगी, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा, इसके लिए वो कितना इन्वेस्ट करने वाली है, 87.50 करोड़ रुपए निवेश करेंगे और इससे लगभग 150 लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर आप सोच रहे होंगे 150 को, ये तो बहुत कम है, ऊंट के मुंह में जीरा। बट शुरुआत तो हुई, कुछ तो मिला, हो सकता है इसके बाद और कंपनी अट्रैक्ट हो। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। आई होप आप ये वाला और ये वाला डेटा याद रखेंगे। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा बहुत ही कम एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी निर्यात तत्परता सूचकांक, यानी कौन सा राज्य कितना अच्छी तरह से निर्यात के लिए क्या है, तत्पर है, यानी वहां पर सुविधाएं हैं, उसके आधार पर एक सूचकांक जारी किया है। किसने, नीति आयोग ने। नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक यानी क्या, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जारी किया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है, तो पहली बात तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। अब हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला, इस सूचकांक में तटीय राज्यों में, तटीय राज्य मतलब क्या, जहां से समुद्र लगा हुआ है, जैसे ये है हमारा भारत, तो यहां पर ये है तटीय राज्य क्योंकि इधर समंदर है, ये अरब सागर है, ये भी सब तटीय राज्य हैं, इधर के भी ये भी। तो तटीय राज्यों में गुजरात पहले नंबर पर है, हिमालयी राज्यों में यानी जहां पर हिमालय है उसमें उत्तराखंड पहले नंबर पर है, और मैदानी राज्यों में राजस्थान पहले नंबर पर है, तथा केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली प्रथम स्थान पर है। ये सारा डेटा अगर आप याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो मैं आपको बता दूं, ओवरऑल अगर देखा जाए तो गुजरात पहले नंबर पर है। सारी कैटेगरीज में मिला के अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो गुजरात पहले नंबर पर है। उसके बाद में अब हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। सभी राज्यों में छत्तीसगढ़ इस सूची में 8वें स्थान पर है तथा भू आविष्टित राज्यों के वर्ग में 4थे स्थान पर है। यानी ओवरऑल एक्सपोर्ट हमारे यहां से अगर देखें तो कौन से नंबर पे आते हैं हम, 8th नंबर पे। और भू आविष्टित यानी ऐसे राज्य जो कि भू आविष्टित हैं, जहां पर कि कोई समुद्र का किनारा नहीं है। आपको पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ के आसपास कोई भी समुद्र का किनारा नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एक लैंडलॉक्ड यानी भू आविष्टित राज्य कहा जाता है। इस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ 4थे नंबर पर है। फिर इसके अलावा एक और खास मेंशन हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का विशेष उल्लेख कर बाकी सभी राज्यों को इस प्रकार के कदम उठाने के सुझाव दिए। यानी नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ का विशेष जिक्र किया और बाकी सभी राज्यों से बोला कि जिस प्रकार के जो प्रोविजंस या जिस प्रकार के कदम छत्तीसगढ़ ने उठाए हैं वैसे बाकी राज्य भी करेंगे तो डेफिनेटली उनका भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यानी विदेशों में एक्सपोर्ट। तो विदेशों में एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होता है, डेफिनेटली उससे डॉलर मिलता है, पैसा आता है, पैसा आएगा तो डेफिनेटली फिर समृद्धि आएगी और वो सारी चीजें। इसके बाद इसे 4 चीजों के आधार पर जारी किया जाता है। ये अगर आप मेंस में मेंशन करेंगे तो काफी ठीक रहेगा। पहला, पॉलिसी कैसी उस राज्य की, एक्सपोर्ट फ्रेंडली है या नहीं, एक तो ये इसके आधार पर जारी किया जाता है। दूसरा, इसमें देखा जाता है बिजनेस इकोसिस्टम, बिजनेस इकोसिस्टम यानी व्यवसाय करने का जो सिस्टम है, वहां पर जो कल्चर है वो कैसा है। तीसरा देखा जाता है एक्सपोर्ट कंट्रोल, यानी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट को कंट्रोल तो नहीं कर रही या फिर लोगों की मदद कर रही है या नहीं कर रही एक्सपोर्ट करने में। और फोर्थ वन है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, यानी उसने पिछले ईयर में एक्सपोर्ट में कैसा परफॉर्म किया है। ऐसे इसके 4 पिलर्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप मेंस में ये मेंशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको इससे एडवांटेज मिलेगा। तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार के ग्रामोद्योग विभाग ने सर्वश्रेष्ठ दीनदयाल हथकरघा पुरस्कार का नाम परिवर्तित कर दिया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है, तो ये पुरस्कार दिया जाता था किसी बुनकर लोगों को, 2 बुनकर लोगों को ये पुरस्कार हर साल देती थी सरकार। कौन सा, सर्वश्रेष्ठ दीनदयाल हथकरघा पुरस्कार। ये 2012 में लेके आई थी, जब उस समय दूसरी गवर्नमेंट थी। अब गवर्नमेंट चेंज हुई तो इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। अब इसका नाम क्या है,
अब इसका नया नाम राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार होगा। ये इसका नया नाम। पुराना नाम क्या? दीनदयाल हथकरघा पुरस्कार, ये इसका पुराना नाम था। नया नाम क्या? राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार। और इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है, यह पुरस्कार 2 बुनकरों को दिया जाता है, जिसमें 1-1 लाख रुपए के साथ शाल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। यानी 2 लोग हैं, एक और एक, इन्हें भी 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, इन्हें भी 1 लाख रुपए, और साथ में शाल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह भी दिए जाते हैं। तो इसका नाम सरकार ने चेंज कर दिया है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों सत्य है। इंपॉर्टेंट है, इसका नाम चेंज कर दिया सरकार ने। और ये धनराशि भी आपको याद रखनी, 1 लाख रुपए सरकार इसमें देती है। नेक्स्ट देखिए, सपनों के सौदागर नामक पुस्तक विमोचित होने वाली, यह किस व्यक्ति की आत्मकथा है? ये प्रश्न जितना छोटा दिखता है उतना ही ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार की जो पुस्तकें होती है वो जनरली एग्जाम में आ जाती है। पुस्तक जितनी भी लॉन्च होती है वो अक्सर आपको ध्यान रखनी है, स्पेशली तब वो छत्तीसगढ़ से क्या हो, संबंधित हो। तो आपको पता होगा अजीत जोगी जी हमारे यहाँ के पहले मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के, उनका निधन हो गया कुछ समय पूर्व। तो उन्हीं की ये आत्मकथा है, जिसका नाम है क्या? सपनों के सौदागर। पुस्तक का नाम क्या है? सपनों के सौदागर। किसकी है ये? अजीत जोगी जी की आत्मकथा है। नेक्स्ट देखिए, फिर पेंगोलिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। पेंगोलिन के बारे में आपने सुना होगा, कुछ वो चूहे की तरह दिखने वाला थोड़ा सा जानवर है, हालांकि वो अलग होता है। तो अगर आपने देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं। कुनकुरी की रायकीरा पंचायत कौन से डिस्ट्रिक्ट में? जिला जशपुर के आश्रित ग्राम भुरसा के कुएं में दुर्लभ प्रजाति का पेंगोलिन मिला है। एक पेंगोलिन वहां पर देखा गया। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो ये जो पेंगोलिन है ये बेचारा बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि लोग इसका शिकार करके इसको खा जाते हैं। और लोगों में यह मान्यता है कि अगर इसके अंगों को या इसका मांस खाएंगे तो कोई सी भी बीमारी उससे ठीक हो जाती है। भारत है, कई प्रकार की मान्यताएं हैं ये, और यहाँ पर यह भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण मान्यता है। इस वजह से इसकी जो प्रजाति है वो किसमें है? इसकी प्रजाति एंडेंजर्ड है, यानी खतरे में। तो इसका वैज्ञानिक नाम, ये फॉरेस्ट सर्विस में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, फॉरेस्ट सर्विस में। इसका वैज्ञानिक नाम मैनिस क्रेसिकाउ डाटा है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये आपको याद रखना ही है, इसमें कोई कंसेशन नहीं। दूसरा, ये कहां पर पाया जाता है पेंगोलिन? ये पाया जाता है भारत, श्रीलंका, नेपाल और भूटान में कई मैदानी व हल्के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। हल्के पहाड़ी क्षेत्र, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर आपको पेंगोलिन नहीं मिलेगा। और इसके बारे में खास ये है कि इसका चाइना में क्या किया जाता है? अवैध व्यापार होता है, यानी लोग यहां से उसकी तस्करी करके कहां पे बेचते हैं? चाइना में ले जाके बेच देते हैं। और चाइना में बेचते तो ऐसा बोला जाता है कि वहां पर एक पेंगोलिन की कीमत लगभग 10 लाख रुपए तक मिल जाती, इस वजह से लोग बेच देते हैं। अब मुझे नहीं पता वो सब ये कैसा करते हैं। फिर इसका और डेटा है, इसका शिकार होने का कारण बीमारी ठीक करने के लिए अंगों को खाने की झूठी एवं अंधविश्वासी प्रथाएं हैं। इस कारण अब यह विलुप्ति की कगार पर आ गया है। मैंने आपको पहले भी बोला कि ये जो पेंगोलिन है ये एंडेंजर्ड है, यानी खतरे में। और ये कहां पर देखा गया? जिला जशपुर में देखा गया। ये कुनकुरी याद रखना है, बाकी इतना ये सब आश्रित वगैरह ये सब नहीं याद रखना है। हाँ, कुनकुरी ये आपको याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम जशपुर और इसका वैज्ञानिक नाम मैनिस क्रासिकाउ डाटा, और ये एंडेंजर्ड है। कहां कहां पाया जाता है सब मैं बता चुका हूं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। फिर एक डिसीज हमारे छत्तीसगढ़ में फैल रही है, काफी खतरनाक डिसीज है वो, और उसका नाम है लंपी स्किन डिसीज। और ये किस में फैल रही है? ये जानवरों में फैल रही है। लंपी स्किन डिसीज नामक संक्रमण तेजी से छत्तीसगढ़ में जानवरों में फैल रहा है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो आप देखिए कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, वो मैंने लिखे हैं। लंपी स्किन डिसीज से पशुओं के पैरों में सूजन आना, पशुओं को तेज बुखार आना। ये साइंस वाले पार्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साइंस एंड टेक में। पशुओं के शरीर पर गठान दिखना, सर्दी के लक्षण दिखना, नाक से पानी बहना और आंखों से पानी बहना आदि शामिल है। ये सब इसके सिम्टम्स हैं, किसके? लंपी स्किन डिसीज के। और इसकी कोई वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये वायरस पहले साउथ अफ्रीका में फैला था, जिसका प्रकोप अब राजनांदगांव, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर में फैल रहा है।
यानी ये वायरस कहां से आया? साउथ अफ्रीका से। और मुझे तो ये समझ नहीं आता, ठीक है कोरोना वायरस तो इंसानों से आ गया, इंसान इधर से उधर आता रहता है, बट ये जानवरों में किस प्रकार अफ्रीका जो कि बहुत दूर है, साउथ अफ्रीका, वहां से यहां तक कैसे आ गया? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग रायपुर द्वारा बेमेतरा जिले को इफ्को जिला घोषित किया गया। इफ्को एक खाद की कंपनी है, आपको पता होगा, जो खाद यानी फर्टिलाइजर बेचती है। तो बेमेतरा जिले को क्या घोषित किया गया? बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट को घोषित किया गया है इफ्को जिला। अब इफ्को जिला घोषित करने से क्या होगा? घोषित किसने किया है? आप सिंपल कृषि विभाग याद रख सकते हो, छत्तीसगढ़ का कृषि विभाग। ये इतना कृषि विकास एवं किसान कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, ये सब ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं, कृषि विभाग सिंपल इतना याद रखेंगे। इसे ही क्यों घोषित किया गया? तो इसका कारण है, देखिए, पहला, बेमेतरा जिला कृषि और उद्यानिकी की क्षेत्र में अग्रणी, यानी वहां पर लोग खेती तो करते हैं, साथ ही जो उद्यानिकी है, जो बागवानी टाइप जो चीजें हैं वो भी लगाते हैं, या फल फ्रूट की भी खेती करते हैं। यहां दलहन तिलहन विशेष पहचान है, दलहन तिलहन की। दलहन मतलब क्या? वो फसलें जिससे दाल निकलती है, जैसे कि चना हो गया, या फिर मूंग हो गया, मसूर हो गया, ये दलहन। तिलहन मतलब क्या? जिससे तेल निकलता है, जैसे कि मूंगफली, सोयाबीन, अलसी, ये सब तिलहन की फसलें हैं। और यहाँ के किसान क्या है? काफी प्रगतिशील है, जो उन्नत खेती करते हैं, यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। और यहाँ सब्जी, फल फ्रूट की भी खेती की जाती है। नहीं तो आमतौर पर किसान क्या करते हैं बेचारे, एक ही फसल पकड़ ली और उसी को साल दर साल लगाते रहते हैं। इससे उन्हें कभी अच्छी तरह से प्रॉफिट नहीं होता। और आपने देखा होगा, फिर हमारे यहाँ पर 70% जो पॉपुलेशन है वो गांव में बसती है, और उसमें से 50% लोग खेती के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और बेचारे फिर वो कई लोग आत्महत्या भी करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, बट हमारे भारत में होता है। इसलिए कृषि मंत्रालय द्वारा जिले को इफ्को जिला घोषित किया गया, क्योंकि वहां के किसान क्या है? उन्नतिशील है, वो दलहन तिलहन की भी खेती करते हैं, उद्यानिकी की भी करते हैं, इसके अलावा फल फ्रूट सब्जी भी वो लगाते हैं। इस वजह से इसे इफ्को जिला घोषित किया गया। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा, इफ्को कंपनी द्वारा उन्नत तकनीक प्रदर्शन आयोजन एवं कृषक प्रशिक्षण आयोजन किया जाएगा। यानी किसानों को तरह तरह के यहाँ पर प्रशिक्षण देगा इफ्को खाद की कंपनी। वो किसानों को प्रशिक्षण देंगे कि आप उन्नत तरीके से और अपनी खेती को कैसे बढ़ा सकते हो, अपने प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हो। साथ ही इफ्को द्वारा उर्वरक प्रदाय के साथ साथ किसानों का अधिकतम 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर करती है। यानी इसके साथ ही ये इफ्को कंपनी क्या करेगी? अगर कोई किसान के साथ दुर्घटना होती है तो उसके लिए बीमा भी है, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी वो कवर करेगी। कौन? इफ्को कंपनी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है बेमेतरा को कौन सा डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है? इफ्को डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है। और रीजन आपने ये सब देख लिया, रीजन कोई भी नहीं पूछेगा, सिंपल ये क्वेश्चन आ सकता है कि बेमेतरा जिले को या किस जिले को इफ्को जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मॉडम सिल्ली बांध के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? मॉडम सिल्ली बांध, तो देख लेते हैं हम इसके बारे में। पहली बात तो ये कहां पर है? यह धमतरी में स्थित है तथा इसका नाम परिवर्तित कर बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव रखा गया है। किसका नाम? मॉडम सिल्ली बांध का नाम अब क्या कर दिया गया है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। और ये बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी क्या है? ये हैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और इन्होंने गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। इसके अलावा इन्हें क्या कहा जाता है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव को कंडेल नहर सत्याग्रह का प्रणेता भी कहा जाता है। अब ये कंडेल नहर सत्याग्रह क्या है? जब ये डैम बना था मॉडर्न सिल्ली बांध, तो वहां पर जब भी कोई डैम बनता है, अभी भी ये कंडीशन है, तो किसान प्रोटेस्ट करते हैं, उन्हें प्रॉपर मुआवजा नहीं मिलता, इन सबको लेकर फिर उन्होंने सत्याग्रह किया था। किन्होंने? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी ने। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है। और इसी समय यहां पर गांधी जी आए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय चल रहा था। नेक्स्ट देखिए, यह एशिया का पहला सैफन बांध है जिसे 1915 से 1923 के मध्य बनाया गया था। अब ये सैफन बांध क्या है समझना, ये कहां का? एशिया का पहला सैफन बांध है जिसे कब बनाया गया था? 1915 से 1923 के मध्य में बनाया गया। अब ये सैफन बांध क्या होता है देखिए,
आपने देखा होगा, मान लीजिए ये पानी से भरा हुआ कोई डिब्बा है या कोई भी टैंक है और ये दूसरा खाली डिब्बा है इस तरह से, और अगर आपको इसमें से पानी इसमें डालना है तो हम क्या करते हैं, कई बार हमने बचपन में ऐसा किया होगा, आपने भी किया होगा, मैंने भी किया, इसको ना, इस पानी को हम मुंह से खींचते हैं, हालांकि पानी का स्तर इतना है, ये पानी का लेवल है, और हम इसमें ये ट्यूब लगा के इसको मुंह से खींचते हैं और इसमें नीचे लेके आते हैं, तो इसमें ना फिर पानी गिरने लगता है, गिरता रहता है, और ये तब तक गिरता है जब तक कि इसका वाटर लेवल और इसका वाटर लेवल सेम ना हो जाए, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन के कारण और इस प्रेशर के कारण। इसे कहा जाता है सेफन बांध। ऐसा ही डैम भी होता है, ये एक डैम का थोड़ा सा ऊंचा पार्ट है, ये थोड़ा सा नीचा पार्ट है, तो इसको ट्यूब टाइप ऐसा यू शेप में इस तरह से इसमें लगा दिया जाता है ताकि इससे पानी इसमें जा सके। और बड़े आश्चर्य की बात इसमें यह है कि इसमें से भी पानी इसमें जा सकता है अगर इसका लेवल हाई हो जाए और इसका कम हो जाए, बट इसमें यह होता है कि इन दोनों का लेवल क्या रहता है, हमेशा सेम बना रहता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। फिर शशांक सिंह का संबंध किस खेल से, इन्हें आईपीएल में सिलेक्ट किया गया राजस्थान रॉयल्स की टीम से, जो यूएई में आईपीएल होना है उसमें इन्हें सिलेक्ट किया गया। तो शशांक सिंह डेफिनेटली किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका नाम आपने सुना होगा, एनसीआरबी। ये क्या करता है, ये भारत में जितने भी क्राइम कमिट होते हैं उसका ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है और उसके आधार पर समय समय पर रिपोर्ट जारी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आत्महत्या करने वालों की रिपोर्ट, या बलात्कार से संबंधित रिपोर्ट, या किसानों की आत्महत्या से संबंधित रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट ये डेटा के आधार पर या रिकॉर्ड के आधार पर जारी करता है। तो इसने एक रिपोर्ट जारी की है और वो रिपोर्ट क्या है, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में आत्महत्या करने वाले किसानों की सूची में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। इसमें छत्तीसगढ़ 4.9% कौन से स्थान पर है। तो चलिए हम बात करते हैं। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में 7.4% किसान क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज महाराष्ट्र का है, लगभग 38%। यानी अगर 100 किसानों ने भारत में आत्महत्या की तो उसमें से 38 महाराष्ट्र से होते हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। उसके बाद में अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपको दिख रहा होगा कि बहुत कम है, 4.9%। यानी 100 अगर किसानों ने भारत में आत्महत्या की तो उसमें से लगभग 4.9 कहां से होते हैं, छत्तीसगढ़ से होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा बहुत छोटा डेटा है, बहुत कम है। बट आप सोचिए हमारा राज्य वैसे भी छोटा है, एरिया वाइज भी और जनसंख्या वाइज भी, फिर भी यहां से 4.9% जो किसान है वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो काफी अनफॉर्चुनेट है। बट हाँ, ये किसानों से संबंधित है इसलिए इसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है, जैसे महाराष्ट्र पहले पर है तो इसमें छत्तीसगढ़ है 6वें स्थान पर। यह भी आपको डेटा पता होना चाहिए। तो पहले स्थान पर और छत्तीसगढ़ का स्थान और छत्तीसगढ़ का परसेंटेज। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। तो ये रिपोर्ट क्या है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। 0 से 6 इयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको आप किस प्रकार से केयर करते हो, उसके आधार पर यह रिपोर्ट है। 0 से 6 इयर्स तक के बच्चे, यानी उन्हें प्रॉपर टीका लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, स्वास्थ्य सुविधाएं बराबर से हैं या नहीं है, इसके आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। यानी आप छोटे बच्चों को किस तरह से केयर करते हैं, इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो इसमें छत्तीसगढ़ 0.555 को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में रखा गया। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। और इससे रिलेटेड एक और डेटा, सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया, केरल ने किया, तो ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे वर्स्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है। इसको 1 में से कितने मार्क्स मिले, हमारे छत्तीसगढ़ को 1 में से मिले हैं कितने मार्क्स, 0.555, इतने मार्क्स मिले। और ये कौन से स्थान पर है, याद रखना, अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्यों में नहीं, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ है 5वें स्थान पर। काफी अनफॉर्चुनेट डेटा है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपने PPP के बारे में सुना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसी के आधार पर एक संयंत्र हमारे यहां पर स्थापित किया जा रहा है, किसका, इथेनॉल का संयंत्र है वो। छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल
के तहत राज्य में स्थापित होने वाले देश के पहले इथेनॉल संयंत्र, यानी पहला तो यही डेटा आपको याद होना चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि पूरे भारत का, देश का पहला इथेनॉल संयंत्र है। इसके लिए एक अनुबंध पर साइन किए, MOU। MOU मीन्स क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस पे साइन किए। तो इससे संबंधित कुछ और डेटा देख लीजिए। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, ये यहां पर इथेनॉल का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। और कहां पर? देखिए, ये स्थापित किया जा रहा है कवर्धा के भोरमदेव सहकारी चीनी कारखाना और छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड की सहायक कंपनी एनकेज बायोफ्यूल द्वारा 30 वर्षों की अवधि के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इतना लंबा अगर आप याद रख पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ये नाम याद रखेंगे, एनकेज बायोफ्यूल और दूसरा कौन सा? भोरमदेव सहकारी चीनी कारखाना। इन दोनों ने इसके लिए 30 साल तक के लिए अनुबंध किया। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो एथेनॉल इतना क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या काम में आता है? तो इसको पेट्रोल में मिलाते हैं, जो गाड़ियों में हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं पेट्रोल, उसमें इसको मिलाते हैं। इससे पेट्रोल की जो इफिशियंसी होती है वो बढ़ जाती है, यानी वो अच्छी तरीके से एवरेज देता है। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, याद रखना, जिसके भी एंड में नॉल लग जाता है, जैसे फिनॉल, इथेनॉल, इन सबको इनडायरेक्टली आप अल्कोहल मान सकते हो। ये एक तरीके का अल्कोहल ही होता है। सो इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसका उत्पादन कैसे होता है? तो इसका उत्पादन होता है मुख्य रूप से ऐसे फसलों से होता है या ऐसी चीजों से होता है जिसमें शर्करा यानी ग्लूकोज ज्यादा हो, उससे इसका उत्पादन होता है। जैसे कि गन्ने से इसका उत्पादन बहुत आसानी से हो सकता है। तो उसी के ऊपर ये मैंने लिखा है, इथेनॉल का उत्पादन यूं तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये कवर्धा भोरमदेव में स्थापित किया जा रहा है, ये देश का पहला संयंत्र है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट क्या? इसको पेट्रोल में मिक्स किया जाता है और मेनली ये गन्ने से तैयार होता है, दूसरी फसलों से भी तैयार हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर छत्तीसगढ़ का पहला फिश एक्वेरियम बनने वाला है, तो उसी से संबंधित ये न्यूज है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला मछली नुमा फिश एक्वेरियम के बारे में आपने सुना होगा, बनाया जा रहा है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो उपरोक्त सभी सत्य हैं। पहला पॉइंट देखिए, यह कोरिया जिले के बैकुंठपुर में बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, ये प्लेस आपको पता होना चाहिए कि पहला फिश एक्वेरियम छत्तीसगढ़ का कहां पर बन रहा है, तो वो कोरिया जिले के बैकुंठपुर में बनाया जा रहा है। फिर किसमें बनेगा ये? तो आपने एक नाम सुना होगा, झुमका बोटिंग क्लब। ये बूढ़ा तालाब में किया जाता है। बोटिंग कहां की जाती है? जहां पर तालाब होगा वहीं पे तो बोटिंग होगी ना। तो वहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। अब पर्यटक पहुंचते हैं तो क्यों ना इसको और डेवलप किया जाए। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे छत्तीसगढ़ में पर्यटन का बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वन है, बहुत सुंदर सुंदर जगह है। तो इसके लिए सभी सरकारें कोशिश करती है। तो उसी के तहत ये है, पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जा रहे झुमका बोटिंग क्लब बूढ़ा तालाब में है, ये में इसे बनाया जा रहा है। अब इसमें खास क्या होगा? देखिए, इसमें शार्क और ऑक्टोपस जैसे समुद्री जीव भी कृत्रिम खारे पानी में रखे जाएंगे। समझना, शार्क और ऑक्टोपस ये किस में रहते हैं? खारे पानी में। तो खारा पानी हमारे यहाँ पे समुद्र नहीं है, तो इसके लिए कृत्रिम खारा पानी तैयार किया जाएगा और जितना टेम्परेचर उन्हें चाहिए वो टेम्परेचर भी उतना मेंटेन किया जाएगा, ताकि शार्क और ऑक्टोपस जैसे समुद्री जीवों को रखा जा सके। इससे क्या होगा? इससे पर्यटक आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है? कोरिया के बैकुंठपुर में बन रहा है। किस में बन रहा है? झुमका बोटिंग क्लब, जो बूढ़ा तालाब में है। और इसमें क्या रखे जाएंगे? शार्क और ऑक्टोपस जैसे समुद्री जीव। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर है। ईज ऑफ डूइंग का बिजनेस का मतलब क्या होता है कि किस जगह पर बिजनेस करना कितना ईजी है, उसको कहा जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फिर आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर बिजनेस करना ईजी होगा तो वहां पर कंपनियां ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होंगी, और ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आई तो उससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट आएगा, यानी पैसा आएगा, और पैसा आया तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो समृद्धि आएगी। सिंपल सी बात है। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं भारत में, ताकि इसमें रैंकिंग हमारी सुधरे। तो ज्यादा से ज्यादा
जो बिजनेस है हमारे तरफ अट्रैक्ट हो, पैसा आए, ज्यादा से ज्यादा समृद्धि आए। तो उसी में देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश अपने पहले पायदान पर बरकरार है। यानी पिछली जो लिस्ट थी उसमें भी आंध्र प्रदेश कौन से स्थान पर था? पहले स्थान पर था। इस सूची में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़ ने इसमें काफी अच्छा प्रदर्शन किया पिछली बार के कंपेयर में, और अभी वो आ गया कौन से प्लेस पर? 6 प्लेस पर, 6वें स्थान पर। इसमें यह होता है कि सरकार की पॉलिसी कैसी है। यानी ऐसा तो नहीं होता कि आपको कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना है तो सरकारी अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और वो फिर बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए आपसे रिश्वत डिमांड कर रहे हैं, बाद में भी आपको बिजनेस अच्छे से चलाने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी जगह पर कौन आएगा? तो हमारा छत्तीसगढ़ कौन से प्लेस पर है? 6 प्लेस पर। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश के 7 पुलिस जवानों को शौर्य पदक से सम्मानित किया गया। शौर्य पदक मतलब क्या? जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से वीरतापूर्ण कुछ काम किए हो, जैसे कोई नक्सल प्रभावित एरिया में नक्सलियों से कोई पंगा लिया हो और उसमें अच्छा प्रदर्शन किया हो, या फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने में कुछ मदद की हो, अच्छे तरीके से काम किया हो, तो उन्हें दिया जाता है क्या? शौर्य पदक। तो 7 पुलिस जवानों को ये शौर्य पदक दे रही है सरकार छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर। तो पहला पॉइंट इसका देखिए, यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पहली बार प्रदान किया जा रहा है, इससे पहले नहीं दिया गया था, कभी भी नहीं। फिर नेक्स्ट देखिए, इसे शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस 10 दिसंबर को प्रदान किया जाएगा। शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। इन्हें क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का पहला स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, और इन्होंने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था। बाद में ये अंग्रेजों के हाथ चढ़ गए और अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दी थी। देखिए वही मैंने लिखा है, शहीद वीर नारायण सिंह राज्य के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, और 10 दिसंबर 1858 को उन्हें रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दे दी गई थी। काफी अनफॉर्चुनेट है, बट है। और इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? 7 पुलिस जवानों को क्या दिया जा रहा है? शौर्य पदक दिया जा रहा है। किस अवसर पर? शहीद वीर नारायण सिंह जी के बलिदान दिवस पर। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आपको पता होगा ये जो महीना है सितंबर का, इसको हमारी केंद्र सरकार पोषण माह के रूप में, राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में इसको मनाती है। तो हमारा छत्तीसगढ़ भी इसको 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह यानी पोषण माह के रूप में इसको मनाएगा। तो इससे संबंधित डेटा है, पहला देखिए। अच्छा, ये एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा महीना सरकार राष्ट्रीय पोषण माह दिवस के रूप में मनाती है, या इस बार 2020 में मनाया गया, तो वो कौन सा है? सितंबर का महीना। अब इसमें देखिए, पोषण से संबंधित है तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ये रहेगा कि हमारे यहाँ पर जो भी कुपोषित बच्चे हैं उन्हें क्या किया जाए? प्रॉपर पोषण दिया जाए। आपको पता है हमारा छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है, और यहाँ पर जो आदिवासी समुदाय है उनके बच्चे कई बार कुपोषण का शिकार देखने को आपको मिल जाएंगे, अगर आप कभी कहीं पर जाने की कोशिश करेंगे या देखने की कोशिश करेंगे। आयोजन का प्रमुख उद्देश्य गंभीर कुपोषित बच्चों को शीघ्र चिन्हांकन एवं उन्हें संदर्भित करना है। यानी उनको देखो, पहले तो उनकी पहचान करना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा कुपोषित है। उसके बाद में कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न वैश्विक आपदा की स्थिति के कारण इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह को डिजिटल जन आंदोलन के रूप में मनाया जाएगा। पहले क्या होता था, जगह जगह सरकार की मशीनरी पहुंचती थी और जगह जगह इस प्रकार के क्रियाकलाप होते थे, बच्चों को चिन्हांकित किया जाता था, कार्यक्रम होते थे लोगों में जन जागरूकता लाने के लिए। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, कोविड-19 के कारण इसको डिजिटल जन आंदोलन बनाया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह को डिजिटल जन आंदोलन के रूप में मनाया जाएगा। ये पॉइंट है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में इसकी टैगलाइन क्या है? सही पोषण छत्तीसगढ़ रोशन। ये हमारे छत्तीसगढ़ की टैगलाइन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकती है। ये किसकी टैगलाइन है? राष्ट्रीय पोषण माह 2020 की छत्तीसगढ़ की जो टैगलाइन है वो ये है, सही पोषण छत्तीसगढ़ रोशन। और देखिए, महिला बाल विकास विभाग द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों, घरों की बाड़ियों, सामुदायिक भूमि में पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु पोषण वाटिका तैयार कराई जा रही। समझना इसे, पोषण वाटिका मतलब क्या? जैसे ये आंगनवाड़ी का भवन है और यहाँ पर ये खाली जगह है, तो यहाँ पर क्या सब्जियां लगा दीजिए, फल फ्रूट्स लगा दीजिए,
ताकि बाद में जी ये जो कुपोषित बच्चे हैं उन्हें इन बाड़ियों से फल मिल सके। तो इसी के लिए ये बाड़ियां लगाई जा रही या वाटिका लगाई जा रही, पोषण वाटिका इन्हें नाम दिया गया। इनमें मुख्य रूप से सब्जियां और फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? उपरोक्त सभी सकते हैं। तो इसमें याद करने जैसा क्या है? पोषण माह ये वाला, दूसरा सही पोषण छत्तीसगढ़ रोशन, और ये किससे संबंधित है? कुपोषित बच्चों की पहचान करके उनके कुपोषण को दूर करने की कोशिश करना। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल में मनाए जाने वाले लोक पर्व कर्मा के बारे में कौन सा तथ्य सत्य है? तो ये जो कर्मा है ये कर्म से निकला हुआ है। कर्म आपने सुना होगा। तो जो आदिवासी लोग हैं उनमें कुछ किंवदंतियां हैं, उन्हीं के आधार पर यह पर्व मनाया जाता है। देखिए इसका पूरा वर्णन मैंने यहां लिखा है। पहला, पूरे दिन महिला और पुरुष उपवास रखकर शाम को गांव में किसी एक जगह पर बैठकर कर्मी वृक्ष, ये कर्मी वृक्ष का नाम इसी के नाम पर ये कर्मा है, कि डंगाल यानी उसका एक टुकड़ा आंगन में लाते हैं। ऐसा आंगन में लेके आए, उसको रखा और यहां पर सब लोग बैठ जाते हैं और बैठने के बाद उसकी पूजा करते हैं। और पूजा के बाद में डांस होता है और झांझ बजाते हैं, वो नृत्य करते हैं, ये सारे काम करते हैं। तो देखिए यही मैंने लिखा है, कर्मी वृक्ष की डंगाल आंगन में लगाकर पूजा करते हैं। गांव का बैगा करम देवता की कहानी कथा सुनाता है। गांव का जो बैगा होता है वो क्या करता है? करम देवता की कहानी कथा सुनाता है। कथा उपरांत महिला पुरुष लोक वाद्य मादर की थाप झांझ झंकार में कर्मा नृत्य करते हैं। सिंपल है, कोई खास डिफिकल्ट नहीं। अगर आप इसमें याद करने जैसा देखें तो वो सिर्फ इतना सा है, उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल में कौन सा पर्व मनाया जाता है? वो है कर्मा पर्व। कौन सा पर्व? कर्मा पर्व। ये कब मनाया जाता है? भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाने वाला लोक नृत्य। इसमें प्रकृति की पूजा करते हैं। आप देखिए ये आपने एक छोटा सा डंगाल लेके आए, किसकी? कर्मी वृक्ष की। तो आप किसकी पूजा कर रहे हैं? इनडायरेक्टली प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त दोनों ही सत्य है। याद करने लायक इसमें ये है सिर्फ, और थोड़ा सा ये आपको कहानी टाइप डिटेल पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है। ये डेट अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट देखिए, लिंगई माता मंदिर का द्वार वर्ष में केवल एक बार 12 घंटे के लिए खोले जाते हैं। इनके बारे में सुना होगा, लिंगई माता के बारे में। शिवलिंग के बारे में आपने सुना होगा, शिवलिंग। शिवलिंग किसका प्रतीक होता है? पुरुष का। और शक्ति देवी का प्रतीक होती है, शिव शक्ति, ऐसा आपने सुना होगा। बट यहां पर ये जो शिवलिंग है, इस प्रकार का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग में इसे माता का रूप माना गया है। इसी वजह से इसे नाम दिया गया क्या? लिंगई माता। तो इसी से संबंधित डेटा है। और ये जो इसके द्वार हैं, इस मंदिर के द्वार हैं, वो सिर्फ साल में एक बार 12 घंटे के लिए खुलते हैं। आप देखो इस